वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो कहते हैं अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो वो कहीं नहीं मिलेगी। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो पेपर पूछा गया था 5 जून 2025 को शिफ्ट 1 का, वही सारे क्वेश्चन लेके आऊँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप लोग रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का प्रिपरेशन करें तो आप लोगों के बीच में ये चैनल हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा, जिससे मैं आप लोगों के बीच में डेली आप लोगों का पेपर तक प्लेटफॉर्म बुक का 25 सेट को मैं पूरा करवाऊंगा। इसमें आप लोगों का 50 जीएस, देन 35 मैथमेटिक्स, 35 रीजनिंग मिलेंगे। और ये आप लोगों के सामने देखिए, सबसे पहले सेट नंबर 1 लेके आऊँ ग्रेजुएट लेवल का जो क्वेश्चन हुआ था 5 जून 2025 का शिफ्ट नंबर 1 का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से पूछा था। सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस भी करूंगा जो आप लोगों के लिए सीबीटी 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाएगा, या फिर अपकमिंग के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो इंपॉर्टेंस होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है। मैं शॉर्टकट में बताने का भी प्रयास करूँगा कुछ ज़्यादा। देखिए, सलील का वेतन पहले 15% घटाया जाता है, बाद में 10% बढ़ाया गया। उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था। फ्रेंड, जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग देखिए, घटाने के लिए रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस का सिंबल लेते हैं। आप लोग रामबाण का फार्मूला पढ़ेंगे तो -15 कर देंगे, देन 10% बढ़ा दिए। क्लियर है। अब देखिए, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 गुना 10 कर देंगे, बाई क्या करेंगे 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग सॉल्व किए तो -5 आ गया, देन यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1.5 आएगा। क्या आएगा 1.5। अब -5 -1.5 को लाइएगा तो आप लोग के सामने -6.5% आएगा। तो राइट आंसर होगा -6.5। तो माइनस को आप लोग को नहीं लिखना है, तो केवल अंतिम वेतन में जो कमी होगा 6.5% होगा, जो कि ऑप्शन के रिगार्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। देन वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ फ्रेंड्स, करंट अफेयर के क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और रीजनिंग का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस होंगे। महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, इसे बोलते हैं WPL, वुमेन्स प्रीमियर लीग। तो ये 2025 में जो कि तीसरा था। तो फ्रेंड्स याद रखिए, इसका आयोजन ये इसका जो चैंपियन जो बना था वो मुंबई इंडियंस बने थे। कौन बने थे, मुंबई इंडियंस। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। अगेन आई रिपीट, मुंबई इंडियंस ने 15 मार्च 2025 को बिरब्रॉन स्टेडियम में मुंबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। किसको हराया था, दिल्ली कैपिटल्स। यानी अगर क्वेश्चन आता उप विजेता कौन था पूछ सकता है, तो उप विजेता थे दिल्ली कैपिटल्स और विजेता कौन थे, मुंबई इंडियंस थे। क्लियर है। चलिए, यह मुंबई इंडियंस की दूसरी बार ये कप जीते थे, इससे पहले भी मुंबई इंडियंस जीते थे। क्लियर है। साथ में 2023 का देखिए, सबसे पहला वुमेन्स प्रीमियर लीग का जो उद्घाटन हुआ था वह 2023 में हुआ था। तो 2023 का जो महिला प्रीमियर लीग जीता हुआ मुंबई इंडियंस जीते थे। वही बात करना चाहते 2024 का, तो 2024 का RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता था। वही 2025 की बात करना चाहते हैं तो मुंबई इंडियंस ने जीते थे। क्लियर है। इस टाइप से आप लोग याद करना पड़ेगा। चलिए, और याद रखिएगा इसमें यानी कि WPL में कुल 5 टीमें हिस्सा लेते हैं, जो कि फ्रेंड्स आप लोग के सामने रहता है। देखिए कौन कौन रहता है, दिल्ली कैपिटल्स, देन मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग नहीं बल्कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। इसके बाद 2 और टीम होता है, एक आप लोग का होता है गुजरात जायंट्स। देखिए मैं लेता हूँ, एक आप लोग का होता है गुजरात जायंट्स होता है, एंड देन यूपी वॉरियर्स होता है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। सबसे पहले याद रखें, पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो याद रखें, पहली n पूर्ण संख्याओं का औसत के लिए हमेशा क्या करते हैं, n-1/2 करते हैं, n-1/2 करते हैं। तो देखिए n का वैल्यू कितना लिखा, 14 में से 1 घटाएंगे, बाई 2 करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 13/2, यानी कि फ्रेंड्स अगर लाइएगा आंसर तो 6.5 आएगा। क्या आएगा, 6.5 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। अगेन आई रिपीट, जब भी पूर्ण संख्या का औसत बोलेगा तो हम फार्मूला लिखते हैं, जो n रहता है -1/2 कर देते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था। फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है पाइका विद्रोह के रिगार्डिंग पूछ रहा। सबसे पहले याद रखें, पाइका विद्रोह कब हुआ था, तो 1817 में हुआ था। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। तो याद रखें, बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया था, 1817 में किया था। क्लियर है। और यह विद्रोह उड़ीसा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ सशस्त्र हुआ था। इस चीज़ को आप लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। फ्रेंड्स ये आप लोग का वेन डायग्राम है, इसी के बारे में आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा है। क्या लिखा है देखिए, वेन खंडों की संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ऐसे कितने सेफ हैं जो शिक्षक भी हैं लेकिन वकील नहीं है। देखिए यहाँ बोल रहा है ऐसे कितने सेफ है जो शिक्षक भी हैं लेकिन वकील नहीं है। देखिए सेफ शिक्षक है लेकिन वकील नहीं है, तो आप लोग का ये जो वकील वाला इसको आप लोग कैंसिल कर दीजिए। क्लियर है। अब देखिए कितने सेफ और शिक्षक दोनों है, तो ऑलरेडी अगर
आप लोग देखिए दोनों में कितना 9 आ रहा, कॉम्बिनेशन यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या है 9 आ रहा, तो लास्ट आंसर क्या करेंगे 9 को करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। देन वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा CBT 2 के लिए, तो चलिए देखते हैं क्या लिख रहा। MS पावर पॉइंट के स्लाइड पावर का उद्देश्य क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स याद रखिए पावर पॉइंट एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसमें कि स्लाइड मास्टर होता है, क्लियर है। तो मैं आप लोग बताना चाहता हूँ MS पावर पॉइंट में स्लाइड पावर का उद्देश्य होता है सभी स्लाइडों पर एक समान फॉर्मेटिंग फ्रंट और लेआउट लागू करना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखते हैं ये, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखता है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए एतु तैके संग्रह से निश्चित संगम संकल्पनाओं पुनरुरापन पदित पत्तु के प्रमुख विषय क्या है। ये क्वेश्चन मैं पहली बार देख रहा हूँ, वैसे इसका राइट आंसर लिखा राजाओं और उनके कार्यों के नायकन और प्रशस्ति है, तो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, मल्टीप्लाई और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए, तो इसको मैच करना है। देखिए आप लोग को इस टाइप्स का क्वेश्चन आएगा तो 1 1 2 5 है, मल्टीप्लाई के यहाँ पे क्या करना है तो डिवाइड कर देंगे, देन 45 कर देंगे, डिवाइड के पे मल्टीप्लाई करेंगे 39, माइनस के पे प्लस कर देंगे, देन प्लस के पे माइनस कर देंगे। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सॉल्व किया तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 973 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के यानी GDP के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास पर वर्तमान व्यय कितना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, तो याद रखिए 0.64 होता है, क्या होता है 0.64% है, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देन वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली है। देखिए 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली है, तो याद रखिए 2025 में जो संभालने वाला देश अपना प्यारा देश भारत है, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करें। अगेन आई रिपीट, भारत ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं BOB, देखिए लिख देता है BOBPIGO बोलते हैं, क्लियर है, की अध्यक्षता संभाली थी, क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन की बैठक 20 से 22 फरवरी 2025 के मध्य मालदीव में आयोजित की गई थी, क्लियर है। चलिए इसके साथ साथ फ्रेंड इसमें सदस्य देशों की संख्या कौन है, तो देखिए इसके सदस्य के देश के नाम मैं आप लोग बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बांग्लादेश है, देन भारत है, फिर मालदीव है, श्रीलंका है, ये 4 देश शामिल है, बांग्लादेश, भारत, मालदीव और श्रीलंका है, क्लियर है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसका संगठन का जो मुख्यालय है चेन्नई है, क्या ये चेन्नई है। चलिए बारिश आ चुका है हमारे एरिया में, चलिए कोई नहीं आप लोग को मैं बताऊंगा, देखता हूँ क्वेश्चन क्या लिख रही है। ठीक है, चतुर्भुज ABCD में AB 17 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, CD 9 सेंटीमीटर और AD 12 सेंटीमीटर, AC 15 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को चतुर्भुज को शो करना है। देखिए अगर आप लोग को बनाना होगा तो इसमें देखिए AC 8 15 17 का कॉम्बिनेशन, 8 15 17 का, यानी कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बन जाएगा। तो चतुर्भुज हम लोग बनाते हैं, देखिए सिंपल वे में अगर आप लोग बनाते हैं चतुर्भुज, तो एक काम करते हैं, देखते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए मैं इस टाइप से बना देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए एक चतुर्भुज आप लोग का ये बन गया फ्रेंड, देखिएगा ध्यान से, ये आप लोग एक चतुर्भुज बन गया। लेकिन इसमें अगर आप लोग को शो करना है, क्या क्या शो करना है, देखिए ABCD, चलिए मान लीजिए ये आप लोग का A है, देन ये B हो गया, C D हो गया, क्लियर है। अब देखिए AB का वैल्यू आप लोग के सामने 17 लिख रहा तो हम लोग 17 कर दिए, BC का वैल्यू 8 लिख रहा 8 कर देंगे, CD का वैल्यू आप लोग का 9 लिख रहा तो 9 कर देंगे, देन AD का वैल्यू आप लोग का 12 लिख रहा 12 लिख देंगे। अब AC का वैल्यू देखिए A को C से मिला दिया, आप लोग का डायगोनल आ गया, इसका वैल्यू लिख रहा 15 तो ये 15 ले देंगे। और फ्रेंड्स ये डायगोनल है तो आप लोग देखिए ट्रिपलेट का निर्माण करें, यानी ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए तो 8 15 17, यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, देखिए ये 8 15 17 एक आप लोग का राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। तो इसका हम लोग एरिया निकालेंगे, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो फार्मूला के रिगार्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ कर देंगे, बेस कितना है तो बेस देखिए 8 है, क्लियर है। और हाइट अगर देखिएगा तो फ्रेंड्स हाइट इसमें अगर देखिए तो 15 आ रहा, कितना रहा 15 आ रहा। इसको सॉल्व करिए ना, 2 का पावर में 8 4 बार में आता है, 15 चौक कितना आ गया 60 आ गया। यानी कि अगर आप लोग एरिया निकालते ABC का तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए आप लोग का ADC का निकाल, ये देखिए तीनों का साइड अलग अलग है, 3 15 और सॉरी 9 12 15, ये देखिए ट्रिपलेट ये भी आ रहा है, तो ये भी आप लोग का एक समकोण त्रिभुज हो रहा है। तो इसमें भी हम लोग क्या करें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देते हैं। हाफ बेस कितना है 12, हाइट कितना 9 है, सॉल्व कर लीजिए ना। तो इसको भी अगर सॉल्व करते थे तो 2 का पावर 12 6 बार में आता है, 9 छक 54 होता है। तो इसका हम लोग एरिया निकालें 54 आ गया, देन इसका निकालें 60 आ गया। हम लोग क्या करें टोटल निकालने वाला तो दोनों को सम कर देंगे, तो 54 ना 60 को जोड़ेंगे तो 140 114 आएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत प्रारंभ में कितने शहरों को शामिल किया गया था। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत शुरू में फर्स्ट टाइम 100 शहरों को शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, 100 शहरों को शामिल किया गया था। याद रखिएगा, स्मार्ट सिटी मिशन का जो स्कीम जो प्रारंभ हुआ था भारत में 25 जून को हुआ था। ये भी आप लोग को याद करना पड़ेगा, लेकिन 25 जून 2015 को हुआ था। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ था। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन ही रहा, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, मल्टीप्लाई और डिवाइड को भी, देन फ्रेंड्स सेम क्वेश्चन को सॉल्व करना, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसको अगर आप लोग सॉल्व किए तो 762 आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 रुपये है जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करना। देखिए, इस टाइप्स का जब भी क्वेश्चन आता है आप लोग को छूट परसेंट ज्ञात करना। देखिए, कुछ नहीं करना, एमपी आप लोग का 517 रुपये लिख रहा और क्रय मूल्य लिखा 30। देखिए, एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 रुपये है जो कि क्रय मूल्य से 30% अधिक है, 30% अधिक है। सबसे पहले मान लीजिए कि आप लोग का सीपी मान लीजिए कि 100% है, ठीक है। तो आप लोग का एमपी क्या हो जाएगा, देन आप लोग का 130 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख रहा है, ये जो 130 है वो कितना अधिक है, तो 517 लिख रहा था। आप लोग को देखिए कितना से गुना कीजिए। रुकिए, एक और प्रोसेस बताता हूँ। सबसे सिंपल ट्रिक इसका बता देता हूँ, सेम फार्मूला। देखिए, आप लोग को 30% अधिक है तो हम लोग 30% लिख देंगे। क्लियर है, आप लोग को छूट निकाला है तो 30 कर देंगे, माइनस डिस्काउंट के लिए डी कर देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे 30 कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्काउंट यानी डी ले लेंगे, बाई क्या करेंगे 100 कर देंगे। इसका ओवरऑल देखिए लाभ परसेंट का वैल्यू 2 लिखा, 2 कर देंगे। अब आप लोग केवल इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हम यहाँ पे क्या ले देंगे 30 माइनस डी कर देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए ना, तो 3/10 यहाँ पे सॉल्व किए होंगे तो आप लोग का वैल्यू आएगा 0.3D आएगा, 0.3D इक्वल टू 2 आएगा। क्लियर है, अब यहाँ से हम लोग डी का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से हम लोग डी का अगर वैल्यू निकालेंगे तो आप लोग को सॉल्व कीजिए तो 21.54 आएगा। क्या आएगा, 21.54% आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 21.54 होगा, जो कि ऑप्शन, हाँ, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, ये जो आपको वैल्यू दे इससे कोई लेना देना आप लोग का नहीं होता है, इसमें केवल ये डिस्टर्ब के लिए देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। अब से 8 वर्ष बाद उसकी माँ उसकी पुत्री की आयु से 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी। तो राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए उसकी पुत्री का आयु, तो फ्रेंड उसकी पुत्री यानी डॉटर की उम्र हम लोग कुछ नहीं पता, हम लोग एक्स मान लेंगे। देन राहुल की आयु क्या होगा, यानी राहुल की आयु निकालेंगे। तो क्या राहुल क्या उसकी पुत्री की आयु का 3 गुना है, तो यहाँ पे 3x हो गया। अब क्या लिखा, अब से 8 वर्ष बाद, तो फ्रेंड्स 8 वर्ष बाद है ना, तो दोनों को हम लोग करेंगे क्योंकि दोनों में 8 वर्ष बाद होगा ना। तो 8 वर्ष बाद जब भी बोलेगा तो दोनों में हम लोग +8 करेंगे। देखिए, इसमें +8 कर देंगे, देन इसमें +8 करेंगे क्योंकि दोनों का एज बढ़ा। अब से 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है, यानी कि देखिए 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। सबसे पहले देखिए उसकी आयु यानी कि 3x + 8 जो है ना, देखिए उसकी आयु, उसके क्या लिख रहा, उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने, तो उसकी पुत्री का आयु क्या था, x + 8 था। अब इसका 2 गुना करना है, तो फ्रेंड 2 गुना यानी हम लोग इसको 2 गुना कर दिए से 8 अधिक है, तो अधिक रहेगा तो लोग माइनस यहाँ पे कर देते हैं, बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे कितना अधिक है, ये 5 वर्ष अधिक है ना, तो इक्वल में 5 दे देंगे। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए इसको, तो यहाँ पे अगर आप लोग सॉल्व कीजिए तो 3x - 2x कीजिए तो केवल x बचेगा, प्लस ये 8 है आप लोग का, 8 दूनी 16, तो 8 में से 16 यहाँ पे घटाना पड़े इक्वल टू 5। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 यहाँ पे टोटल देखिए तो x का वैल्यू 13 आएगा। क्या आएगा, x का वैल्यू 13 वर्ष आएगा। लेकिन ये आप लोग का x का वैल्यू आया, यानी कि ये डॉटर का उम्र आया। आप लोग को बोले राहुल की वर्तमान उम्र क्या होता है, राहुल का क्या था 3x था, तो 13 को हम लोग 13 से को 3 से गुना करें तो 13 या 39 वर्ष होगा। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देखिए, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है फ्रेंड्स। सबसे पहले आप लोग बोर्ड मास पढ़े होंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट का वर्क करेंगे। देखिए 1 2 7 है, -7 कर देंगे, देन गुना 17 + 6 क्या हो गया 23 हो गया, प्लस 93। अब इसको सॉल्व कर दीजिए ना, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व करते हैं 1 2 7 है, देन माइनस 23 को 7 से गुना करें, 7 1 7 दूनी 14 2 16 161 प्लस 93 आ गया। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो टोटल आएगा 59। क्या आएगा 59, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, इसमें आप लोग को फिल इन द ब्लैंक्स पे पुट कर। देखिए यहाँ पे ओ है तो ओ के बाद लिख रहा क्यू, यानी कि 2 स्पेस बढ़ रहा, फिर देखिए क्यू के बाद एस लिख रहा, 15 17 19 19 के बाद क्या था 21 21 के बाद 23 23 में फर्स्ट ऑफ ऑल जान लिया डब्ल्यू आता है, देन के एल एम एन एन के बाद क्या ओ लिख देंगे। देखिए यहाँ पे आई के बाद जी लिख रहा है, यानी कि आई होता है आप लोग को 9 में 7 में फिर 5 में 3 में, तो हम लोग ए लिखेंगे, ठीक है। अब देन क्या लिखा 4 4 8 12 16, तो यहाँ पे लिख देंगे 20। तो इस टाइप से आप लोग कर सकते थे WOA 20, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे।
चलिए ये भी क्वेश्चन इजी है। देखिए 701, 700, 697, 692, 685, इसमें आप लोगों को देखना पड़ेगा कितना डिक्रीज हो रहा। तो अल्टीमेटली फ्रेंड पहला में देखिए तो -1 डिक्रीज हो रहा, देन अगला में -3 डिक्रीज हो, अगला -5 हो रहा, देन -7 हो रहा। तो हम लोग अगला में क्या करें, -9 को डिक्रीज कर देंगे। तो 685 में 9 को घटाएंगे तो 676 होगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। देखिए सारा क्वेश्चन अच्छा ही था। इस टाइप्स का क्वेश्चन काफ़ी फेमस हो गया था आप लोग का एनटीपीसी के पेपर में। चलिए देखते हैं क्या लिख रहा। निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैच और परसेंटेज को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि देखिए प्रोपोर्शनल के बाईं ओर के समूह अक्षर समूह युग्म के बीच के पैटर्न और संबंध के दाईं ओर के समूह के पैटर्न के समान हो। देखिए इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग को थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ये क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लिए। देखिए ये आप लोग का क्या लिख रहा हैच है, देखिए LHM, फिर प्रोपोर्शनल है OKM पर। देखिए आप लोग को थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। यहाँ पे आप लोग को देखना पड़ेगा। देखिए LO, तो देखिए L का संबंध O से लिख रहा। देखिए आप लोग को समझना पड़ेगा L कितना में होता है 12 में, O कितना में होता है 15 में होता है, यानी कि कितना का अलग हो रही है। तो इस टाइप से आप लोगों को बनाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो एक और ट्रिक से मैं बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखिए L है, यहाँ O है, तो L का आप लोगों को पता है 12 होता है। देन आप लोग का H क्या होता है, तो H का होता है GH, H या नहीं होता 8 होता है। देन M का होता है 13। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा O का क्या लिख रहा 15, K का कितना लिख रहा, तो K का 11 होता है। देन P का क्या होता है 16। अब देखिए सारे में देखिए 12 में कितना जोड़ेंगे 15 का 3, 8 में कितना जोड़ेंगे 11 का 3, फिर देखिए यहाँ पे कितना 13 में कितना जोड़ेंगे 16 का 3, सारे में आप लोग देखेंगे +3 हो रहा। क्लियर है। तो देन आप लोग को इसी में ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना किसमें कि +3 या फिर सेम आप लोग का इंक्रीज कर रहा। बाई चांस ऑप्शन ए देखते हैं तो F में आप लोग का N बढ़ा रहा। F का होता है कितना 6 और N का होता है 8, तो यानी 14 होता है, यानी +8 पड़ रहा। O होता है D यानी कि 4, H होता है 8, तो यहाँ भी +4। देखिए यहाँ पे अलग अलग हो गया, इसलिए ऑप्शन ए कैंसिल कर देंगे, यानी कि सारे में इक्वल ही बढ़ना चाहिए। G होता है 7 में, T होता है 20 में, तो यहाँ पे आप लोग G 7 में होता है, T होता है 20 में, यानी कि टोटल देखे होंगे तो यहाँ पे 13 बढ़ रहा है। क्लियर है। अब अगला यहाँ C होता है आप लोग का 3 में, अब 16 कितना होता है 16, P होता है 16 में, यहाँ भी देखेंगे 13 इंक्रीज कर रहा। H होता है आप लोग का 8 में और U होता है 21 में, यहाँ भी देखेंगे 13 इंक्रीज, सारे में देखें 13 इंक्रीज कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। यानी सारे में जो इक्वल यानी कि जो बढ़ रहा है ना आप लोग का इक्वल बढ़ना चाहिए। तो इस टाइप से पैटर्न से आप लोग कर सकते हैं। ये न्यू क्वेश्चन था इस टाइप का। चंद्र सतह ताप भौतिकी प्रयोग 2025 पेलॉट का प्राथमिक उद्देश्य क्या। फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, अगर रीजनिंग का प्रिपरेशन करें तो दीपक तीर्थयानी सर को आप लोग फॉलो कीजिए, बहुत ही बेस्ट रहेगा आप लोग के लिए। चंद्र सतह ताप भौतिकी प्रयोग 2025 पेलॉट का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता, इसका मेन उद्देश्य था चंद्र रेगोलिथ के ऊर्ध्वाधर तापमान प्रोफाइल को मापना। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। अगेन आई रिपीट, चंद्र सतह ताप भौतिक प्रयोग 2025 पेलॉट का प्राथमिक उद्देश्य था चंद्र रेगोलिथ के ऊर्ध्वाधर तापमान प्रोफाइल को मापना था। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। फ्रेंड्स आप लोग देखिए रासायनिक परिवर्तन, पहला लकड़ी का जलना, तो लकड़ी का जलना जो होता है एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए को ही क्लिक कर देंगे। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देन जल का उबलना एक भौतिक परिवर्तन है, कागज काटना एक भौतिक परिवर्तन, बल्ब का पिघलना भी एक भौतिक परिवर्तन है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। निम्नलिखित में कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स का पार्ट नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट्स ऑफ सीपीयू, यानी कि सीपीयू का। देखिए सीपीयू में मेनली आप लोग का देखिए सीपीयू को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। इसके 3 मुख्य आंतरिक भाग होते हैं, जिसे पहला हम लोग बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, यानी पहला क्या होता है सीयू बोलते हैं। देन सेकेंड होता है एएलयू, जिसे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। और लास्ट आप लोग का होता है रजिस्टर होता है। क्या होता है रजिस्टर होता है। ये आप लोग का 3 इसका मेन पार्ट्स होता है। क्लियर है। तो ऑप्शन देखिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, रजिस्टर भी होता है, कंट्रोल यूनिट भी होता है, लेकिन ग्राफिक कार्ड्स इसमें नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। सीपीयू को फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन कानून के माध्यम से अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अंतरजातीय के बारे में बात करें और अंतरधार्मिक के लिए, तो इसमें देखिए कौन बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध थे, तो इसमें राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। क्या होगा, राजा राम मोहन राय। अगेन आई रिपीट, राजा राम मोहन राय कानून के माध्यम से अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह जैसी प्रगतिशील सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध थे। इसी वजह से इसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहते हैं। क्लियर है। इसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी
कहते हैं उन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना किया था। क्वेश्चन आता है ब्रह्मा समाज की स्थापना किए थे तो राजा राम मोहन राय ने किए थे। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अब ब्रह्मा समाज ने जाति व्यवस्था और मूर्ति पूजा का काफ़ी विरोध किया था और तर्क संगत आधुनिक विचारों का समर्थन किया था जो सामाजिक बाधाओं को तोड़ने के पक्षधर थे। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए अभियान चलाया था जो कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। तो ये सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले कहानी में बता देना चाहता हूँ, देखिए आप लोग पढ़े होंगे पंडित रमाबाई ने प्रथम पति श्रीनिवास की मृत्यु के बाद बंगाली विपिन मेधावी से विवाह की थी। चलिए देखिए, इसके बारे में मैं कहानी बता दिया हूँ। क्लियर है, ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन था क्योंकि ये क्वेश्चन इससे पिछली बार एनटीपीसी में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी तय करने में उसको चाल कितनी करनी होगी। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है, 519 किलोमीटर है और टाइम कितना है, 7 है। तो यहाँ से हम लोग चाल निकालेंगे तो चाल में क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है। तो देखिए सबसे पहले दूरी क्या था, 519 था। क्लियर है, अब इसका क्या लिख रहा, 2/3 भाग। जब 2/3 भाग हो जाएगा तो हम लोग इसका शेष भाग क्या बचा, 1/3 बचेगा ना, इसको डिवाइड कीजिए ना तो 17×51 और 3×3 यानी कि टोटल यहाँ पे शेष दूरी क्या बचा, 173 किलोमीटर बच गया। ठीक है, आप लोग को बोला शेष समय में शेष दूरी तय करती है यानी शेष समय निकालना है। तो टोटल समय देखिए 7 घंटा था, इसमें आप लोग का 5/7 का भी हम लोग 1 से घटा दें, यहाँ पे क्या बचेगा 2/7 बचेगा। इसको ही माइनस कर दिए तो यहाँ पे क्या बचा, 2 घंटा बच गया। अब देखिए शेष समय में तय की गई दूरी के लिए चाल, तो चाल में क्या होता है, दूरी बटा समय। 173 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 86.5 किलोमीटर आएगा। ऑप्शन है क्या, तो 86.5 यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। अगेन आई रिपीट, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा, दूरी का, देखिए यहाँ पे शेष के बारे में बात कर रहा था इसलिए आप लोग को इस प्रोसेस को मैं बता दिया हूँ। देखिए 2025 में चीन के बिल्ट एंड रोड क्या लिखा, इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला लैटिन अमेरिका का कौन सा प्रथम देश था। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 2025 में पनामा चीन के बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला लैटिन अमेरिका का प्रथम देश बना। तो राइट आंसर क्या होगा, पनामा होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। बातें करना चाहते हैं इसके बारे में, याद रखिए 2 फरवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। देखिए मैं लिख देता हूँ, 2 फरवरी 2025 को पनामा ने चीन के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव को से हटने का फैसला किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है, चलिए बातें करना चाहते हैं पनामा का। तो फ्रेंड पनामा शहर का निर्माण कब हुआ था, आप लोगों को बताया था 1881 में फ्रांस ने शुरू किया था जो कि सफल नहीं हो पाया था। चलिए इसके बाद अमेरिका के द्वारा इसको जो किया गया था वह 1914 में, यानी कि पनामा नहर का जो निर्माण हुआ था 1914 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के अंतर्गत केवल किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को पता होगा भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह रिट जारी कर सकता है। तो देखिए यहाँ बोला रिट जारी करने किस अधिकार के लिए, तो याद रखिए आप लोग को सबसे पहले आर्टिकल नंबर, देखिए आप लोग को मैं बताया था 12 से लेकर आप लोग का जो 35 होता है ये आप लोग का फंडामेंटल राइट्स आते हैं। तो देखिए मौलिक अधिकारियों की रक्षा के लिए होगा, इसका क्या होगा, मौलिक अधिकारियों की रक्षा के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। अगेन आई रिपीट, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मौलिक अधिकारियों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है और अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचार का एक अधिकार है। क्लियर है, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा था। क्वेश्चन आएगा संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहते हैं या फिर संविधान का हृदय किस आर्टिकल को कहते हैं, तो आर्टिकल नंबर 32 अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्लियर है, और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, देखिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान के अकॉर्डिंग 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं, जो कि पहला होता है आप लोग का बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, देन आप लोग का होता है परम आदेश होता है, देन होता है प्रतिषेध होता है, देन आप लोग का उत्प्रेषण होता है और लास्टली आप लोग का होता है अधिकार परीक्षा होता है। ये सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, चलिए इसके साथ साथ याद रखें ये आप लोग का सुप्रीम कोर्ट था। क्या था, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा था जो कि आर्टिकल 32 में था। वही हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट भी आर्टिकल नंबर 226 के द्वारा आप लोग को, यानी कि आर्टिकल नंबर 236 के तहत मौलिक
न्यायिक अधिकारियों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। ये भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। लेकिन हाईकोर्ट ये कुल 6 प्रकार के रिट जारी करते हैं, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है, यदि वह 66,000 रुपये बचाती है तो उसकी मासिक आय कितनी है? कुछ नहीं करती है, जब खर्चा करती है तो देखिए किरण कुछ का भी इनकम होता है 100% होता है, जिसमें 45% खर्च कर रहा है तो सेव कितना बच रहा है 55%। देखिए तो यहाँ पे 55% का वैल्यू क्या लिख रहा है 66,000 लिखा, 66,000 लिख रहा ना। तो हम लोग को हमेशा जब भी निकाले तो 100% निकालेगा, तो आप लोग तो निकाल सकते हैं। तो आप लोग को क्या करना होगा 100 गुना 66,000 कर दिया, यानी 1 2 3 कर दीजिएगा, बाई क्या कीजिए 55 कर दीजिए, बाई 55 कर दिया। तो इसको टोटल सॉल्व करें तो 1 2 1 2 3 4 इस टाइप से आप लोग को करना पड़ेगा। तो टोटल आप लोग को जो आएगा 1,20,000 जो भी है देख लीजिए, ये आप लोग का आंसर आया, क्लियर है। चलिए यानी कि फ्रेंड्स आप लोग का जो आएगा 12 लाख तक आ जाएगा आंसर, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। इसको आप लोग को बताना है कौन सा स्थान पे आएगा। देखिए 105 97, सबसे पहले 105 में हम क्या घटाएंगे 97 आएगा तो 8 घटा दें, 97 में भी 8 घटाइए तो 89 आएगा, फिर 8 घटाइए तो 81, फिर 8 तो 73 में से हम लोग 8 को घटाएंगे तो 65 होगा। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है बाएं में जो संख्या लिखा दाएं में ये, तो यहाँ पे लिख रहा है आप लोग को यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणामी क्या होगा। देखिए क्या लिखा है सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, तो चलिए देखते हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो 9 दिख रहा, तो देखते हैं क्या लिख रहा। सबसे पहले फ्रेंड इसमें सबसे बड़ी देखिए यहाँ पे ना आप लोग को रूल बना दिया। देखिए क्या लिख रहा है, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, तो देखिए आप लोग का एक संख्या 902 लिख रहा है, क्लियर है। तो देखिए एक संख्या ये लिख रहा, फिर आप लोग का 283 लिख रहा, फिर 733 लिख रहा, 418 लिख रहा, ये 401 लिख रहा है, इस टाइप से आप लोग का। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 902। देखिए मैं लिख देता हूँ, यदि सबसे बड़ी संख्या 2 लिखा, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, यानी इसके सबसे दूसरे अंक कौन सा 0 है, को सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या मेरे को देखने मिला है यहाँ पे 283 है। क्या ये 283 क्या लिख रहा सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, तो इसमें तीसरा अंक क्या है 3 है, में जोड़ा जाए तो परिणामी क्या होगा, तो 0 और 3 को जोड़ेंगे क्या होगा फ्रेंड 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करें। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 193 देशों में भारत का कौन सा स्थान है। यानी कि फ्रेंड्स आप लोग का ये जो क्वेश्चन पूछा जेंडर इंडेक्स के क्वेश्चन पूछ रहा, तो भारत का याद रखें लैंगिक असमानता सूचकांक यानी GII में तो 22 में भारत का जो रैंकिंग था वह 108वां था। क्या था ये 108वां था। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। और फ्रेंड्स याद रखें ये जो जारी किया था युवा UNDP के द्वारा जारी किया था, UNDP के द्वारा जारी किया था। इसके साथ साथ आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए ये आप लोग पता चला GII 2022 के आंकड़े 2024 में जारी हुआ था, जो कि 2023-24 का रिपोर्ट था, क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहता है एक होता है HDI जिससे बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी UNDP जारी करता। और याद रखें HDI इंडेक्स 2025 में भारत का जो स्थान है टोटल 193 देशों में जो भारत का स्थान है आप लोग को पढ़े भी होंगे, तो 193 देशों में भारत का स्थान 130वां है। क्या है ये 130वां स्थान है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। और ये क्वेश्चन आता है कि कितना स्कोर है भारत का, तो 0.685 है, ये याद रखिए। रैंकिंग कितना है 130वां है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है। निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, सभी संख्या एकल अंकीय है। सबसे पहले आप लोग को दिख रहा है ये बाएं से दाएं लिख रहा है, ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है। यानी कितनी संख्या है जिसके पहले एक प्रतीक है और बाद भी है। तो संख्या देखना है तो देखते हैं, संख्या के पहले भी प्रतीक है, एक आप लोग का आ गया, दिन और भी इसके पहले कुछ है क्या, देखते हैं 9। यहाँ पे आप लोग का देखिए हमको तो एक ही नज़र आ रहा, तो मेरे अकॉर्डिंग तो एक ही है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे जो कि सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग को क्या लिख रहा है ये। तो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट आ चुके हैं, क्या लिख रहा है देखते हैं 32 नंबर। निम्नलिखित में किसने भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। यानी कि सिंपल क्वेश्चन ये आप लोग वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो सिंपल अर्थ में याद रखें राजा राम मोहन राय ने भारतीय और पश्चिमी देशों को शिक्षा को बढ़ाने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था। तो इसका राइट आंसर कीजिए तो राजा राम मोहन राय, जो कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है कब किया था स्थापना, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1825 में किया था, 1825 में किया था। कहाँ पर किया था, कलकत्ता में किया था। कहाँ पर किया था, ये कलकत्ता में किया था। इस चीज़ को भी आप लोग
लोग को मैं बता दिया हूँ। क्लियर है? चलिए, और वैसे तो इसमें कुछ है नहीं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। उत्तर दिशा की ओर मुख करके 73 विद्यार्थियों के पंक्ति में गीता बाएं छोर से 16वें स्थान पर है। यदि सुनीता गीता के दाएं से 21वें स्थान पर है तो पंक्ति के दोनों छोर से सुनीता का स्थान क्या? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए आप लोग बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, उत्तर दिशा की ओर मुख करके 73 विद्यार्थियों यानी कि पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना? 73 है। 73 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में गीता बाएं छोर से 16वें स्थान पर है। सबसे पहले मान लीजिए गीता के बारे में बात करें, ठीक है, तो गीता का लेफ्ट से स्थान देखेंगे तो 16वां है। क्लियर है? अब देखिए, अब यहाँ पे लिख रहा तथा यदि सुनीता गीता के दाएं से 21वें स्थान पे है, यानी कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे सुनीता के बारे में लिख रहा ना, तो सुनीता लिख रहा है इससे सुनीता गीता के दाएं से 21वें स्थान पे है, तो दाएं से 21वें यानी दोनों को सम कर देंगे। जब भी अपोजिट आता है तो दोनों को सम करते हैं, तो 21 प्लस 16 को ऐड कर देंगे तो 37 आ गया, यानी कि सुनीता का बाएं छोर से स्थान कितना आ गया? 37 आ गया। क्लियर है? अब यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को पूछा तो पंक्ति के दाएं छोर से सुनीता का स्थान कितना है? कुछ नहीं करना, देखिए टोटल कितना था? 73 था, माइनस क्या करें इसका 37 है, प्लस 1 कर दें। ये आप लोग को रूल को फॉलो करना पड़ेगा। देन सॉल्व कीजिए तो इसका भी आंसर आएगा 37वां आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 37वां आएगा। इस टाइप से आप लोग काफ़ी मोहब्बत से बना सकते हैं। तो राइट आंसर करेंगे तो 37वां होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखना। सबसे पहले क्यूब रूट 5832 किसका होता है? तो अल्टीमेटली आप लोगों को बताते हैं ये 18 का होता है। अब देखिए 4 टाइम्स अगर 10 को गुना किए तो आप लोगों के सामने ये आ जाएगा। देन यहाँ पे क्या लिख रहा है? 5/24 है, और लास्टली आप लोग को लिखा 70। सॉल्व कर लीजिए ना इसको, तो 5 का पावर में 10 2 बार में आता है। क्लियर है? 2 का पावर में 18 9 बार में आता है। 3 3 9 आता है, यहाँ पे 8 3 24 आता है। अब और भी आता है क्या? नहीं, यहाँ पे तो 8 का पावर में ये तो नहीं आ रहा, 54 था क्या ये? तो यहाँ पे दिखता है ये 2 बार में आ गया, 4 का नहीं, ये 4 बार में आ गया। यहाँ पे 39 टाइम्स आ गया। वैसे तो कुछ कट नहीं रहा इसमें, वैसा कुछ तो कट नहीं रहा। 5/54, सॉरी यहाँ पे 54 होना चाहिए था, यहाँ पे 24, यहाँ पे मिस्टेक है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको देख लीजिए आप लोग। वैसे राइट आंसर 13 लिख रहा है आप लोग का, क्योंकि यहाँ पे 54 था। नवंबर 2024 में निम्नलिखित में किसने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पदभार का ग्रहण किया था? सबसे पहले याद रखिए, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हम लोग बोलते हैं कैग। क्या बोलते हैं? कैग। और हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर जिसका जिक्र किया गया 148 में जिक्र किया गया। क्लियर है? तो याद रखिए, भारत में वर्तमान समय कैग के जो अध्यक्ष है वह संजय मूर्ति बने। कौन बने? संजय मूर्ति बने, जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पे लिए हैं। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में लिखेगा। और कैग भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है, जो और इसकी जो नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। इसका अगर कार्यकाल बोला जाए कितना होता है तो याद रखें 6 वर्ष होता है। क्या होता है? ये 6 वर्ष होता है। साथ आप लोग का इसका 65 वर्ष, यानी जो पहले हो गया वही आप लोग का होगा। क्लियर है? चलिए, इससे पहले कौन थे? तो फ्रेंड गिरीश चंद्र मुर्मू थे। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, बातें करना चाहते तुहिन कांत पांडे। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताया था कल के वीडियो में, आप लोगों को सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडे है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। इस क्वेश्चन को सरल करना है फ्रेंड्स। आप लोगों को क्वेश्चन को अगर सॉल्व कीजिए तो काफ़ी इजी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। केवल आप लोगों को क्या करना है? सरल करना चाहिए। तो अगर आप लोग सरल कीजिएगा तो आप लोग को ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वरुण और आशीष मिलकर एक हॉल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। वरुण अकेले इसे 7 दिन में पेंट कर सकता है। आशीष अकेले ऐसे 4 हॉल को कितने दिन में पेंट करेगा? कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को वरुण लिख रहा है और यहाँ पे आप लोग को आशीष लिख रहा। वरुण और आशीष मिलकर किसी को 3 दिन में पूरा कर रहा। देन स्पेशल वरुण आप लोग का लिख रहा केवल 7 दिन में करा। क्लियर है? तो दोनों अगर टोटल कितना 21 है, अगर दोनों मिलकर करता है टोटल 7 दिन में लगता है। लेकिन वरुण अगर अकेले करता है ना तो वरुण को कितना दिन लगता है? 3 दिन लगता है। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, केवल यही आप लोग को ना 3 दिन में पेंट करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे आप लोगों को समझना पड़ेगा क्या लिख रहा। तो आशीष अकेले ऐसे 4 हॉल को कितने दिन में पेंट करेगा? तो टोटल सबसे पहले अगर आप लोग देखना चाहेंगे फ्रेंड, टोटल कितना था? 21 था। तो हम लोग क्या करें? 21 कर देंगे। अब बोला केवल आशीष के लिए, तो आशीष के लिए क्या करें? 7 में से 3 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 4। ये 4 हो गया। अब 4 हॉल के लिए बोला तो हम लोग इसको भी किससे गुना करेंगे? 4 के लिए। तो 4 कैंसिल हो गए, तो आप लोग के सामने क्या बचा? 21। तो राइट आंसर होगा 21 दिन। क्या होगा? 21 दिन होगा। तो राइट आंसर होगा 21 दिन, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं।
एक निश्चित तर्क के अनुसार 67 74 से संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार 13 20 से संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार 52 किससे संबंधित होगा। देखिए सबसे पहले आप लोगों को देखना पड़ा 67 में क्या जोड़ेंगे कि 74 आएगा, तो अल्टीमेटली 7 जोड़िए। फिर देखिए 13 में भी 7 जोड़ते हैं तो 20 आएगा। देन आप लोग को 52 में भी आप लोग क्या करिए 7 को जोड़ दीजिए ना, तो 52 7 कितना होता है 59 होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रही है। 2024 में शुरू किए गए डिजिटल कृषि मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनमें से क्या लिख रहा है, एग्रीस्टैक और व्यापक मृदा उर्वरक मानचित्रण जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। एग्रीस्टैक का प्रबंधन पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इस मिशन का उद्देश्य प्रमाणित डाटा के माध्यम से किसानों को ऋण और बीमा जैसी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना है। तो ये इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 3 होगा, कथन केवल 1 और 3 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा था, तो देखिए शर्त वाला क्वेश्चन है ये। तो ये कुछ भाषा आप लोगों को देख लीजिए, इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन इससे पूछा था। देखिए देख लीजिएगा, इसको इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा। सुंदर, देखिए ये क्वेश्चन रीजनिंग का फ्रेंड, देखिए चलिए बना ही देता हूँ। देखिए क्या लिखा, सुंदर बिंदु ए से चलना शुरू करता है। मान लीजिए कि कोई सुंदर है, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे रख दिए सुंदर को, बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। चलिए इसको 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चला दिए, पूर्व की ओर ड्राइव करता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ता है यानी ऊपर जाता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। क्लियर है। और फिर वह बाईं मुड़ता 13 किलोमीटर चलता है, यानी कि बाईं ओर मुड़ा 13 किलोमीटर चल गया, तो यहाँ से हम लोग 13 किलोमीटर चला दिए। फिर वह बाईं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग का 11 चल गया, 11 किलोमीटर। वह अंतिम बार फिर बाएं मुड़ता है, यानी कि यहाँ से बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। देखिए क्या ले, 1 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से 1 किलोमीटर चला दें इसको। क्लियर है। अब बोला फिर बिंदु पी पर रुक जाता है। अब बोला बिंदु ए पर फिर से पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी, यानी सबसे छोटी दूरी बोला, तो बिंदु ए तो यहाँ पे था। ठीक है, तो देखिए टोटली तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ से तो बिंदु ए पर पहुँचने के लिए केवल देखिए टोटली 12 था, यहाँ पे ये टोटली 12 था, ये टोटल 13 था, तो 1 ही किलोमीटर का डिस्टेंस पर चलना, तो बिंदु ए पर पहुँचने से 1 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। वही है ना ये। तो क्या लिख रहा है आप लोग का, बिंदु ए पर सॉरी 11 था और आप लोग का 13 है, तो 11 में से क्या लिख रहा है ये थोड़ा 9, हाँ तो आप लोग का देखिए टोटल ये 9 था। क्लियर। और ये आप लोग का 11 था, तो 11 में से 9 को माइनस करेंगे तो 2 किलोमीटर बचेगा ना, तो 2 किलोमीटर उत्तर, तो ऑप्शन है क्या 2 किलोमीटर उत्तर, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए फरवरी 2025 में मुथूट फाइनेंस को गोल्ड लोन मार्केट में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए भारत भर में कितनी नई शाखाएं खोलने के लिए आरबीआई को मंजूरी मिली है। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 115 होगा। याद है कि फरवरी 2025 में मुथूट फाइनेंस को भारत भर में 115 नई शाखाएँ खोलने के लिए आरबीआई द्वारा मंजूरी मिली है। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मैं देख रहा हूँ ना, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और इसी वे में CBT 2 में भी पूछा जाएगा। सोच लिए किस टाइप का पैटर्न रहेगा, सारे क्वेश्चन जो है ना काफ़ी अलग से दे दिया। फ्रेंड्स मैं खुद CBT 2 का प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ और करवा भी रहा हूँ, इसलिए मैं खुद पढ़ रहा हूँ। ठीक है। चलिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षरों समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अच्छा समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। तो देखिए आप लोग को लिख रहा है LJN। देखिए आप लोग का L कितना में आता है, देखिए मैं आप लोग को बताना LJN, तो यहाँ 12 L आप लोग का 12 में आता है, देन J आप लोग का 10 में आता है और N आता है 14 में, यानी कि शुरू में 2 घटाएं फिर आप लोग का अगला में 2 जोड़ दिए, ये आप लोग का कंडीशन है। S आप लोग का 19 में आता है, Q कितना में आता है 17 में, देखिए 2 घटा दिए, U आता है 21 में, यहाँ भी आप लोग को बढ़ा दिए, P आप लोग का था 16 में, 16 के बाद आना चाहिए था आप लोग को यहाँ पे आना चाहिए 14, जो कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर C आप लोग का गलत हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं, तो कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। फ्रेंड्स आप लोग को देखना पड़ेगा इसमें कौन समूह नहीं है। SW, तो देखिए SWUY, देखिए S आप लोग को 19 में होता है और 21 में होता है U, तो दोनों में 2 बढ़ रहा, W होता है 21 में, Y होता है 25 में, दोनों में 2 बढ़ रहा। क्लियर, ये तो सेटिस्फाइड है। H आप लोग का होता है 8 में और J होता है 10 में, 2 बढ़ रहा है। L होता है 12 में 14, सही है। N 14 2 16, R होता है 18 2 20, सही है। M आप लोग का होता है 13 में, 13 2 15 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे K लिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर D को क्लिक कर देंगे। काफ़ी ईजी से आप लोग बनाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, PQRSTU और भी एक गोल मेज में परिता केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। T के दाएं से गिनने पर T और S के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। Q के दाएं से गिनने पर V और S के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। S Q के दाएं
ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, यू आर के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, तो क्यू के दाएं से गिनने पर क्यू और यू के बीच कितने लोग बैठे हैं? कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड, कुछ भी नहीं करना। देखिए सबसे पहले कितने लोग हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, तो 7 लोगों को बैठाइए। देखिए 2 लोग हो गया, 2 2 4 हो गया, देन 6 हो गया, और आप लोग का ये 7 लोग हो गए। क्लियर है? अब 7 लोग को बैठाएंगे, देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले लिख रहा, देखिए टी के दाएं से गिनने पर टी और एस के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, तो देखिए मान लिया आप लोग ये टी हो गया। क्लियर? अब इसके दाएं से टी और एस के बीच में, तो इसके दाएं, तो इसके दाएं यानी पीछे आना, तो टी और एस के बीच में केवल 2 लोग हैं, तो यहाँ पे हम लोग एस ले लें। अब देखिए 2 व्यक्ति ना, यहाँ पे 2 व्यक्ति हो गया, टी और एस। ठीक है, टी के दाएं से गिनने पर टी और एस के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। क्यू के दाएं से गिनने पर भी और क्यू के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं, यानी कि फ्रेंड भी और क्यू के बीच कितना लोग बैठे हैं? 3 है, तो यहाँ भी ले लिए। क्या लिखा? क्यू के दाएं से, तो भी हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्यू मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 आ गया। क्लियर है? अब लिख रहा आप लोग को एस क्यू के ठीक दाएं पड़ोसी में बैठा है। एस यहाँ पे तो बैठा दिए थे हम लोग को, यहाँ पे लिखा यू आर के ठीक दाएं, क्या लिखा? यू आर के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, यानी यू जो है ना आर के ठीक दाएं, तो देखिए मान लीजिए आर आपका यहाँ बैठ गया, तो आर के ठीक दाएं कौन हो गया? ये यू हो गया। अब लिख रहा आप लोग का क्यू के दाएं से गिनने पर क्यू और यू के बीच कितने लोग बैठे हैं? क्यू और यू के बीच में, तो देखिए क्यू के दाएं से, तो दाएं यानी देखिए 1 व्यक्ति बैठ गया, ये 2 व्यक्ति हो गया, 3, तो टोटल 3 व्यक्ति बैठ रहे हैं ना। तो क्यू के दाएं से लिखना, सॉरी क्यू के दाएं से, सॉरी ये तो मैं बाय बता, क्यू के दाएं से आप लोग को बोल रहा फ्रेंड्स। तो क्यू के दाएं से देखिए, तो पहला एस हो गया, दूसरा क्या हो? आर हो गया, तो टोटल 2 व्यक्ति बैठे, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, रीजनिंग का क्वेश्चन ही है, शायद कर लीजिएगा आप लोग। रीजनिंग क्वेश्चन का स्किप कर दिए, आप लोग कर लीजिएगा स्टेप्स का क्वेश्चन को। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैथ्स का आ गया। 2 संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है, छोटा कोण डिग्री में कितना होगा? देखिए क्या लिखा? 2 संपूरक कोण, तो यहाँ पे याद है संपूरक कोण है जब 2 कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, उसे बोलते हैं संपूरक। 2 संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है। सबसे पहले हम मान लीजिए छोटा कोण, तो छोटा कोण हमें तो नहीं पता, तो हम क्या मान लें? अपने मन से एक्स मान लेते हैं। तो देखिए थीटा मान लेते हैं, थीटा मान लिए। देन बड़ा कोण क्या है? 28 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण तो आप लोग को पता क्या लिखे? 180 माइनस थीटा कीजिए, क्योंकि संपूरक कोणों का योगफल क्या होता है? 180 होता है। क्लियर है? अब लिख रहा है यहाँ पे बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है, तो यहाँ पे देखिए बड़ा कोण को हम लोग क्या माने थे? 180 माइनस थीटा मान लें। क्लियर है? अभी छोटे कोण से, तो छोटा कोण मान लेते थीटा, अभी अधिक है, तो अधिक रहता हमेशा माइनस का दे, कितना डिग्री अधिक है? तो 28 डिग्री। अब आप लोग को सॉल्व कर देना था, तो इसको सॉल्व कर लिया, तो 180 माइनस माइनस प्लस, यानी 180 माइनस 2 थीटा बराबर 28 आ गया। तो 180 में से 28 को उठाइए तो 152 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 थीटा था, तो थीटा का अगर वैल्यू निकालिए तो टोटल 76 डिग्री आ जाएगा। क्या आएगा? 76 डिग्री आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। तो छोटा एंगल पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग का देखिए, ये क्वेश्चन आ गया आप लोग पजल का। क्या लिख रहा है? ए बी सी डी ई और एफ एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे तल का क्रमांक 1 है और सबसे इसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है। इसी प्रकार सबसे ऊपर तल का क्रमांक 6 है। ए ऐसे तल पर रहता है जो अभाज्य संख्या है। ए और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 3 है। बी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। एफ सी के ठीक नीचे वाले तल पर रहता है। डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग को असेंडिंग ऑर्डर में बता देना। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 1 हो गया, 2 हो गया, देन 3, देन 4, 5, देन 6 लिखना है। क्लियर है? आप लोग को लिख रहा, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा आप लोग को क्या लिख रहा, यहाँ पे एक ऐसे तल पे रहता है जो अभाज्य संख्या है। सबसे पहले अभाज्य संख्या इसमें अगर आप लोग देखिएगा बढ़िया से, तो देखिए अभाज्य संख्या आपका एक 2 हो रहा है, एक 3 हो रहा है, एक 5 हो रहा है। ए आप लोग का चाहे 2, 3, 5 में होगा, ठीक है। लेकिन लिखा ए और ई जिन तलों पे रहते हैं उसका गुणनफल 3 है। ए और ई जिन तलों पे रहते हैं उनका गुणनफल क्या है? 3 है। तो फ्रेंड्स आप लोग को सिंपल अर्थ समझ में आ गया, ए और ई। तो देखिए हम क्या करते हैं, किसी संख्या, कौन ऐसा संख्या इसको 2 संख्या को गुना करने पर 3 आएगा, तो 1 और 3 को ना, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए आप लोग का भाज्य संख्या में था, तो हम लोग ए को 3 में मार देंगे। क्लियर है? तो यहाँ तो आप लोगों को समझ में आ गया था। अब देखिए अब ई को लिखें, तो ई को ऑलरेडी हम लोग कहाँ लिखें? ई में लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि दोनों को गुना करने पे 3 आ गया। क्लियर है? यहाँ तक हो गया। अब लिख रहा बी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, यानी कि ऑलरेडी बी का प्लेस आग ले लिया आप लोग को चौथा में। अब यहाँ पे 2 व्यक्ति हो गए। अब लिखा एफ सी के ठीक नीचे वाले तल पे रहता है। एफ जो है ना सी के ठीक नीचे वाले तल पे, यानी सी सबसे ऊपर होगा तो इसके नीचे क्या ले, एफ ले लेंगे। अब लिख रहा हो तो गया, देखिए ए बी सी डी, तो यहाँ पे आप लोग एक डी बच गया, तो हम लोग यहाँ पे डी लिख देंगे। अब क्वेश्चन लिखा डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, तो देखिए ये आपका डी है और एक एफ है, तो देखिए डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2 है। तो राइट आंसर करेंगे तो 2 है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे।
चलिए इस क्वेश्चन को भी बना लीजिएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है, काफ़ी मोहब्बत से बनाए होंगे आप लोग, पढ़े भी होंगे। देखिए इसमें लिखा सभी संख्याएं बाएं से दाएं की जानी है। सबसे बड़ी संख्या क्या, देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, तो देखिए एक लिखा 614, एक लिखा 457, 249, 625 और 150। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, तो अल्टीमेटली देखिए तो मुझे दिख रहा 625 है। तो लिखा सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, तो दूसरे अंक आपको 2 हो गया। और सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से, तो सबसे छोटी संख्या अगर आप लोग देखिएगा तो 150 है। अब इसका दूसरा अंक कौन है, 5 है। ये क्या, ये 5 है। घटाइए तो परिणाम क्या होता है, इसमें से 5 में से 2 को घटा दीजिए तो 3 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करें। देखिए इस टाइप्स का पैटर्न नया नया पूछा था, काफ़ी लोग बाजी मार गए हैं। देखिए दीवार के सहारे सीढ़ी क्या लिखा है, देखिए दीवार के सहारे सीढ़ी टिकी एक सीढ़ी क्षैतिज स्तर के ग्राउंड के साथ थीटा कोण बनाती है। इस प्रकार tan थीटा की वैल्यू 15/8 है। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर है तो दीवार के सीढ़ी के पाद से दूरी क्या होगी। कुछ नहीं करना आप लोग को, देखिए एक दीवार को बनाना इस टाइप से, सीढ़ी वाला जानते होंगे। हमें क्या करना, देखिए दीवार बनाना। तो एक काम करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिए कंसंट्रेट के साथ। देखिए ये आप लोग एक सीढ़ी बना दिए, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे tan थीटा का बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो यहाँ पे एंगल मान लिए जो कि यहाँ पे कितना लिख रहा है आप लोग का, परपेंडिकुलर का वैल्यू 15 लिखा है, ये 15 हो गया आप लोग का। देन ये आप लोग 8 हो गया, ट्रिपलेट पढ़े हैं तो 15 8 17 होता, तो यहाँ पे ये 17 आ गया। तो बोला यदि दीवार के सीढ़ी से शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर है, 30 मीटर है, तो सीढ़ी के पाद से दूरी क्या होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 15/8 दिया था। अब यहाँ पे देखिए ऊंचाई लिख रहा है 15 के जब आप लोग को 30 लिख दिया। आप लोग देख सकते हैं डबल टाइम्स गुना कर रहा है। तो यहाँ पे दूरी पूरा, तो 8 को भी 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा 16 आएगा। तो यहाँ पे दीवार से इसका जो दूरी बोलेंगे 16 मीटर होगा। क्या होगा, 16 मीटर। तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में क्या लिख रहा है। ये पौधे की जड़ में कौन सा संरचनात्मक प्रक्रियात्मक निर्गम गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगा लेकिन जल अवशोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा। फ्रेंड्स 51 का राइट आंसर करेंगे तो आप लोगों को बताना चाहिए इसका राइट आंसर होगा सुबेरिन। सुबेरिन रहित अंतःस्रमी कोशिकाएं, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगेन आई रिपीट, सुबेरिन रहित अंतःस्रावी कोशिकाएं गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न कर सकती है जबकि जल अवशोषण पर तत्काल महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालती है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। सारा इंटरनली क्वेश्चन दिया था इस पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। तो 51 हो गए, देखते हैं 52 क्या लिख रहा है। कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक जो उद्देश्य होता है क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, डिस्क स्पेस का उपयोग करके रैम कैपेसिटी का विस्तार करना। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। फ्रेंड्स आप लोग रैम का फुल फॉर्म लिख दीजिए क्या होता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। आप लोग लिखिएगा ये अस्थायी होता है या अस्थायी होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए भारत का रैंकिंग नहीं पूछा है, बोला कितने देशों का मूल्यांकन किया गया, काफ़ी टफ कर दिया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखिएगा जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में कुल 63 देशों का मूल्यांकन किया गया था। कितना, 63। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। और 63 देशों में भारत को जो रैंकिंग था 2025 में, तो भारत का रैंक था 10वां था, याद रखिए 10वां था, ओवरऑल 63। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्लियर है। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पहला किसका था, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आप लोग पढ़े हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, देखते हैं क्या लिखा। किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रमशः 28.4 और 88 है, तो आंकड़ा समुच्चय का माध्य क्या होगा। इसमें मूलानुपातिक सूत्र का उपयोग कर रहा है। सबसे पहले आप लोग को क्या निकालना, माध्य निकालना। हम लोग जानते हैं मोड का फार्मूला क्या होता है, तो मोड बराबर होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ, मोड का फार्मूला था 3 मीडियन। देखिए मैं लिख देता हूँ 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। इस फार्मूला को आगे सबसे पहले आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा आप लोग को मोड, तो मोड का वैल्यू लिख रहा 28.4 लिख रहा, तो 28.4 लिख देंगे, क्लियर है। अब 3 मीडियन, तो 3 कर देंगे। मीडियन का वैल्यू 88 था, तो 88 कर देंगे माइनस 2, यहाँ पे लिख देंगे मीन लिख देंगे, 2 मीन लिख देंगे। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं इसको तो 28.4 है, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए ना ये,
तो अगर आप लोग पूरे का पूरे सॉल्व करते हैं तो 117.8 आ जाएगा, 117.8 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। मेन था आप लोग इसमें फॉर्मूला को याद रखना। क्लियर है? चलिए दे नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है? देख लीजिए किस टाइप से क्वेश्चन दे रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ट्रिक है याद करने के लिए। आप लोग देखिए क्या कीजिए, आप लोग जानते होंगे भारत के बीचों बीच से जो पार करता है रेखा उसको बोलते हैं 23.5 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री जो नॉर्थ होता है अक्षांश होता है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिससे क्या बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये किससे गुजरता है? तो आप लोग को बताया था गुलाम छजपति, यानी गुजरात हो गया, राज से राजस्थान हो गया, माँ से मध्य प्रदेश हो गया, छा से छत्तीस हो गया, झा से हो गया झारखंड हो गया, गुलाम छजपति, पा से पश्चिम बंगाल, ती से त्रिपुरा होगा, माँ से मिजोरम होगा, इससे पास करता है। अब देखिए इससे थोड़ा सा आगे देखना है, यानी कि मैं इसमें से कौन सा राज्य का राजधानी वगैरह दिया हुआ। तो देखिए रायपुर छत्तीसगढ़ तो है, भोपाल भी है, लेकिन यहाँ पे 24 डिग्री अक्षांश की बात करना चाहते हैं तो ये आप लोग को भोपाल से होकर गुजरता है। किससे गुजरता है? भोपाल से। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? बी को क्लिक करें, भोपाल से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्लियर है? वैसे ये क्वेश्चन सवाल करना आसान नहीं था। गोलीय का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास 98 सेंटीमीटर के बराबर है। ये इजी क्वेश्चन था। देखिए अगर आप लोग इसका व्यास देखिए, डायमीटर 98 था, तो रेडियस अगर निकालेगा तो इसका हाफ कर देंगे, कितना आएगा? 49 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है? अब इसका क्या निकालना? पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लोग जानते हैं इसका पृष्ठीय क्या था? 4 पाई आ सकता है। 4 कर देंगे, पाई का वैल्यू क्या है? 22/7 है। आर का वैल्यू देखिए तो 49 था, तो देन इसको डबल टाइम्स लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व किए ना, 7 का पारा 49 कितना बार? 7 बार मारा। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 30184 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 30184 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 व्यक्ति NOPQRST उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। T पंक्ति के एक छोर पर बैठा है। R के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। P R के ठीक दाईं ओर पड़ोस में है और S के ठीक बाईं ओर पड़ोस में है। Q O के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। Q पंक्ति में छोर पर नहीं बैठा है। O और N के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए उत्तर की ओर अभिमुख किया हुआ, यानी उत्तर की ओर किया हुआ। देखिए टी पंक्ति में एक छोर पर बैठा हुआ है, यानी कि देखिए टी पंक्ति में एक छोर की ओर बैठा हुआ है। आर की बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठा है। मान लीजिए आपका ये आर है, ठीक है। अब आर के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठा, एक 2 व्यक्ति बैठा आर की ओर। यहाँ पे तो कंफर्म नहीं दिया। पी आर के ठीक दाईं ओर पड़ोस में, यानी पी जो ना आर के ठीक दाईं ओर पड़ोस में है। देखिए यानी कि आर के बगल में आप लोग यहाँ पे पी लिख दिया है। क्लियर है? अब लिख रहा पी आर के ठीक दाईं ओर पड़ोस में है और एस के ठीक बाईं ओर है, यानी जो पी जो ना आप लोग का एस के ठीक बाईं ओर पड़ोस में है। क्लियर है? क्यू ओ के ठीक बाईं ओर पड़ोस में है। क्यू जो है देखिए, क्यू जो लिख रहा है ना ओ के ठीक बाईं ओर है, तो क्यू जो ओ के ठीक बाईं ओर पड़ोस में है, यानी ये दोनों का भी कॉम्बिनेशन लिख चुका है। अब देखिए क्यू पंक्ति के किसी छोर पे नहीं है, जब छोर पे नहीं है तो यहाँ पे क्यू लिख देंगे, यहाँ पे ओ लिख देंगे। अब ऑलरेडी 2 जो खाली बचा था यहाँ पे टी किसी पंक्ति में एक छोर पे है। यहाँ देखिए टी के बारे में क्या लिखा है? एक छोर पे है, तो ऑलरेडी यहाँ पे टी खाली था तो हमने टी भर दी। अब देखिए आप लोग का एन यहाँ पे खाली था तो हमने एक यहाँ पे एन भर देंगे, तो एन सॉरी TNRPSQO हो जाएगा। ये आप लोग का इसका सेटिंग अरेंजमेंट होगा। अब क्वेश्चन क्या लिखा? ओ और एन के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो देखिए आप लोग का ये ओ है और ये आप लोग का एन है, तो देखिए कितना व्यक्ति बैठा? 1 2 3 4, तो टोटल देखेंगे तो 4 व्यक्ति बैठा है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो याद रखिए गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का जो प्रयोग किया था एक प्रांत के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? प्रांत काल के लिए किया था। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए ये सब क्वेश्चन नहीं हो पाता एग्जाम हॉल में। देखिए संघीय विवादों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार और उसके रिट क्षेत्राधिकार के बीच प्रमुख अंतर क्या है? देखिए सबसे पहले इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लिख रहा है। क्या लिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए मैं समझा देता हूँ। देखिए प्रमुख अंतर ये है कि संघीय विवाद क्षेत्राधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय के लिए, जबकि रिट क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों के लिए साथ समवर्ती है। फ्रेंड्स अगेन आई रिपीट, देखिए याद रखिएगा ना, ये आप लोग सुप्रीम कोर्ट के लिए बोला ना ये, तो आप लोग को देखिए संघीय विवाद क्षेत्राधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के लिए है, लेकिन रीट अधिकार उच्च न्यायालयों के साथ समवर्ती में है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए इसके बारे में आप लोग समझाता हूँ। देखिए संविधान के आर्टिकल नंबर आप लोग पढ़े होंगे 131, तो संविधान का आर्टिकल नंबर 131 सुप्रीम कोर्ट के संघीय विवादों पर अन्याय मूल क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। इसमें केंद्र और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच या 2 से अधिक राज्यों के बीच के विवाद को शामिल करता है। क्लियर है? चलिए और वही आर्टिकल नंबर 2 से आप लोग को सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और 226 से हाई कोर्ट जारी करता है। ये भी आप लोग के बारे में डिस्कस करना था। भारत के पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य में
सॉरी, भारत के पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। मैं आप लोग को बताता हूँ भारत का पूर्वी, देखिए अगर आप लोग भारत का मैदान बनाते हैं इस टाइप से, तो देखिए भारत के पूर्वी तटीय मैदान, तो ऑलरेडी अगर आप लोग देखें तो एक पूरब होता है एक पश्चिमी होता है। देखिए एक पूरब हो गया और ये पश्चिम है, तो ये दोनों का जो मेन पार्ट्स होता है यहाँ पे किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है? तो ऑलरेडी देखिए पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक बैठा है। क्या ये पूर्वी बोल रही है? तो यहाँ पे देखिए आप लोग को मैं ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पे याद कर लिए बोट, याद कर ले BOAT याद कर लिए। देखिए 20 हो गया आप लोग का बंगाल, ओ से उड़ीसा, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तमिलनाडु, तो 20 से लेकर टी तक यानी पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। वही अगर आप लोग को पश्चिमी बोलता तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसका मेरा टी था GMGKK यानी जी से गुजरात, GMGKK यानी गुजरात से लेके कर्नाटक तक होता है, क्लियर है, केरल तक बल्कि। चलिए देखिए गुजरात से केरल जो होते हैं वो पश्चिमी तट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। प्रेक्षण 73, 83, 30, 11, 81, 52, 18, 34, 84, 35 और 27 की माध्यिका ज्ञात करें। जब भी माध्यिका ज्ञात करने के लिए बोलता है तो जो आप लोग को दिया है उसके असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे छोटा आप लोग लिख रहे हैं 11, देन 18 है, फिर लिखिए 27 है, उसके बाद हम लोग देखना चाहते 30 है, देन आप लोग देखिए 34 है, उसके बाद देखिए 35 है, देन आप लोग का 52 है, देन आप लोग का 76 है, देन आप लोग का 81 है, और लास्टली आप लोग देखिए सॉरी 83 है, सबसे लास्ट में 84 है, क्लियर है। टोटल एन देखिए तो टोटल एन की संख्या 11 है। क्या ये 11 है? अब देखिए माध्यिका निकालने के लिए फार्मूला होता है जब भी अगर ये आप लोग का क्या रहा है इवन नंबर है, ऑड नंबर है, क्या ये ऑड नंबर है ये, तो ऑड जब रहता है ना तो इसके लिए फार्मूला लिखते हैं n+1/2 करते हैं, n+1/2 यानी 11 एक 12, 12/2 यानी कि छठा टर्म होगा। क्या होगा? छठा टर्म। तो 6वां टर्म कौन सा है तो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कितना 35 आ रहा। तो राइट आंसर होगा छठा पद क्या 35 है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 7.5 रेशियो 19.5 प्रोपोर्शनल 16 और प्रोपोर्शनल x है तो x का मान ज्ञात करना। कुछ नहीं करना फ्रेंड, इसको तो केवल और केवल ऐसे ही बना सकते हैं। आप लोग देखिए ये 7.5 है, देन आप लोग यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 19.5 लिखना पड़ेगा, इक्वल टू क्या लिखे 16 बाई क्या कीजिए x कर दीजिएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए ना तो x का जो वैल्यू आएगा आप लोग के सामने 41.6 आएगा, 40.6 आएगा। तो ऑप्शन है क्या? बिल्कुल, तो 41.6 यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए किस प्रकार के अधीनस्थ न्यायालय मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौते से संबंधित विवादों का निपटान करता है? तो इसके लिए याद रखिएगा ये जो आप लोग का राइट आंसर होगा दीवानी न्यायालय। अगेन आई रिपीट, दीवानी न्यायालय मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौते से संबंधित विवादों का निपटान करता है, क्लियर है। याद रखिए ये न्यायालय दीवानी प्रक्रिया 1908 में द्वारा में पारित हुई थी। सबका क्वेश्चन का लेवल देख ले, एक भी ऐसा आप लोगों को क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा होगा जो आप लोग पहले से पढ़े होंगे। देख लीजिए किस टाइप्स का लेवल था। ये है NTPC, इसलिए फ्रेंड्स कटअप भी ज़्यादा गया, यानी सोच लिए कंपटीशन का भावना कहाँ तक चला गया इस बार। देखिए ये क्वेश्चन था, तो देख लीजिए क्वेश्चंस क्या लिख रही है, तो इसको सॉल्व करना था, तो इसको ही आप लोग कर सकते हैं। वैसे इसको मैं स्किप ही कर देता हूँ। देखिए दिख रहा, दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ीनुमा या पिरामिड नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स याद रखें इसे हम लोग बोलते हैं विमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विमान बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। अगेन आई रिपीट, दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ीनुमा या पिरामिड नुमा संरचना को विमान कहते हैं, क्लियर है। और यह द्रविड़ शैली की वास्तुकला के रूप में प्रमुख होती है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। नवंबर 2024 में डेयरी क्रांति में भारत के योगदान के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा दिवस मनाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स याद रखिएगा, देखिए 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स 26 नवंबर 1970 में ही ऑपरेशन फ्लड चालू हुआ था, जो कि डॉक्टर वजीर कुरियज के द्वारा चालू किया गया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। और विश्व दूध दिवस जो मनाते हुआ 1 जून को मनाते हैं। विश्व दूध दिवस कब मनाते हैं? 1 जून को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। देखिए फिर आगे रीजनिंग का क्वेश्चन, 7 बॉक्स ABCDE F और G एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं किसी क्रम में F के ऊपर कोई बॉक्स नहीं रखा गया। F और B के बीच केवल 3 बॉक्स रखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को लिखना होगा, देखिए नीचे से लेंगे हमेशा 1, यहाँ पे 2 कीजिएगा, देन 3, आप लोग का 4, यहाँ 5 कर देंगे, देन 6 और ये 7 लिख रहा है, क्लियर है। यहाँ पे ध्यान से लिख रहा है F के ऊपर कोई बॉक्स नहीं है, तो F के ऊपर कोई नहीं है तो यानी F सबसे ऊपर हो गया। F क्या होगा फ्रेंड? सबसे ऊपर हो गया। तो चलिए F आप लोग का ऊपर में 7वां में ले लिया, क्लियर है। लिख रहा है F और B के बीच केवल 3 बॉक्स हैं, तो देखिए 1 2 3, तो इसके नीचे हम लोग क्या करें? B को ले देंगे, यानी F और B के बीच केवल 3 बॉक्स है। G और D के बीच केवल 1 बॉक्स है, G और D के बीच केवल 1 बॉक्स है ना,
तो चलिए देखते हैं जी और डी के बीच में हम क्या कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जी ले लेते हैं, देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डी, तो जी और डी के बीच केवल एक बॉक्स हो गया। अब क्या लिख रहा है, डी को बी के ठीक ऊपर रखा है, तो देखिए डी को बी को ठीक ऊपर रख दिया है। जी और सी के बीच केवल 4 बॉक्स रखे हैं, जी और सी के बीच में, तो देखिए आप लोग का जी है तो सी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और ये 4। तो यहाँ पे हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, सी कर देंगे। क्लियर है। ए को ई के ठीक ऊपर स्थान पर रहता है, नहीं इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, ए को ई के ठीक ऊपर, तो ए को ई के ठीक ऊपर रखा जाता है। यहाँ पे फंस, ए को ई के ऊपर किसी स्थान पे रखा था, ए को ई के ऊपर, तो देखिए ए को तो ऊपर मान लेंगे, किसके ई के ऊपर, तो ई को यहाँ मान लेंगे। तो बोला डी के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं, चलिए देखते हैं। तो डी के नीचे, तो फ्रेंड ये डी है, तो डी के नीचे कितना, 1 2 3 बी ई सी, तो टोटल 3 बॉक्स रखे गए हैं। तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, यानी 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि पर 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 797 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात करें। कुछ नहीं करना फ्रेंड, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैं बोलूँगा, क्योंकि जब भी अंतर वाला क्वेश्चन आता है फार्मूला यूज कीजिए। देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, अंतर का फार्मूला होता है, देखिए अंतर का फार्मूला क्या होता है, पी लिखेगा, यानी कि यहाँ पे क्या लिखे, प्रिंसिपल इंटू आर बाय 100, प्रिंसिपल इंटू आर बाय 100 का होल स्क्वायर कीजिएगा। अब प्रिंसिपल का वैल्यू अगर देखिए तो 797, तो 797 कर देंगे। देन ये प्रिंसिपल आप लोग निकाल दीजिए, आर का वैल्यू देखेंगे तो 16, तो 16 को डबल टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। देन यहाँ पे क्या करेंगे 100, फिर क्या लिखेंगे 100 कर देंगे। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आप लोग के सामने एवरेज जो वैल्यू आएगा लगभग आएगा 31133 आएगा। तो ये आप लोग का यानी 31,133 रुपीज़ इसका आंसर आएगा। क्लियर है, लगभग में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए x लिख रहा है, तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए x का कितना होता है, तो x का होता है 24, देन ये 21 हो रहा, फिर r 18 हो रहा, फिर 15 हो रहा, तो 15 में से 3 को घटाएंगे तो 12 आएगा। तो 12 में आप लोग का l आ गया। क्लियर है। बी वाई यानी कि देखिए घटा रहे हैं यहाँ पे, तो b आप लोग का होता है 28, 25, 25 3 22, 19 में से 3 को घटाएंगे, तो फ्रेंड 19 में से अगर हम लोग 3 घटाते तो p आएगा, यानी कि LP। तो LP आप लोग ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए, तो 69 का ऑप्शन नंबर डी हो जाए। देखिए इस टाइप से बनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन है जस्ट लाइक सेम है, आप लोग देख लीजिएगा इसको भी। यानी किसमें कितने, देखिए जे के बाद दिख रहा आई, तो जे आप लोग को तो 10 में 1 घटा रहे, देखिए शुरू में 1 घटा रहे हैं, एल के बाद भी 1 घटा रहे हैं, इसमें सब में 1 घटा रहे हैं। देखिए तो किसमें 1 घट रहा, केवल देखिए जिसमें केवल और केवल सेम डिफरेंस आता है, तो सारे में देखिए 1 का डिफरेंस आ रहा। तो वैसा कोई है जो आप लोग को नजर आ रहा है वैसा, तो देखिए डी के बाद आप लोग को एन लिख रहा है, डी के बाद एन लिख रहा है, तो इसमें तो हो नहीं सकता। FJN पॉसिबल है। EN देखिए ई आप लोग को होता है 5 में, एन होता है 14 में, यानी 9 बढ़ रहा। जी होता है 7 में, पी होता है 16 में, यहाँ भी 9 बढ़ रहा। सी होता है 3 में, एल होता है 12 में, यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए निम्नलिखित में कौन सा विलयन जल अपघटन के कारण थोड़ा अम्लीय होता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा अम्लीय होता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए सबसे पहले थोड़ा अम्लीय होता है तो NH4Cl होगा, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। अगेन आई रिपीट, अमोनियम क्लोराइड का विलयन जल अपघटन के कारण थोड़ा अम्लीय होता है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बातें करना चाहते हैं NH4CH3CO, एक प्रकार के दुर्बल अम्ल है जिसका pH मान क्या होता है, लगभग उदासीन है। क्या होता है, उदासीन है, इसका pH मान 7 होते हैं। चलिए ये भी देखिए CH3CONA, ये भी एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है, इसका pH मान क्या होगा, 7 से कम ही होता है। क्लियर है, तो चलिए यानी 7 से अधिक होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये भी आप लोग का क्या क्षारीय में आता है, इसका pH मान 7 से अधिक होगा। अगला, एक द्विघाती समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 8 का वैल्यू 0 है और 3x² प्लस 4x प्लस 12 का वैल्यू 0 है, तो दोनों के मूल सार्व है, तो k का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले मूल का योग। तो देखिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है, -b/a होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए -b, तो -b का वैल्यू यानी -k लिखेंगे, बाय a का वैल्यू कितना लिखा है 2, तो यहाँ पे ये लिख दें, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें। क्लियर है, देन सेकेंड इक्वेशन से करेंगे तो इसमें भी -b अल्फा प्लस बीटा करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप लोग वैल्यू दे -b यानी कि -4 करेंगे, बाय a का वैल्यू 3 है। अब दोनों को हम लोग क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करें, सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले इक्वेशन में क्या आया था, -k/2 आया था, देन सेकेंड में आया था -4/3 आया था, माइनस माइनस कैंसिलेशन हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा 3k का वैल्यू 8 आ गया, तो यहाँ पे k का वैल्यू निकालेंगे तो 8/3 आएगा, 8/3। तो फ्रेंड राइट आंसर होगा 8/3, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है,
चलिए, निम्नलिखित में कौन सा संयोजन 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री की पार्टी और निर्वाचन क्षेत्र को निरूपित करता है? सबसे पहले फ्रेंड क्या लिखा, कौन सा संयोजन, संयोजन ये नहीं होता आप लोग कौन सा पार्टी 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को जानना पड़े झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है। मैं खुद झारखंड कोडमंड गझंडी से बिलोंग्स करता हूँ। तो झारखंड के मुख्यमंत्री देखिए हेमंत सोरेन है। कौन, ये हेमंत सोरेन की पार्टी। तो हेमंत सोरेन की पार्टी क्या, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो जेएमएम हो गया। और निर्वाचन क्षेत्र, तो इनका निर्वाचन क्षेत्र बरहेट है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो अगेन आई रिपीट, तो ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर है। तो याद रखें हेमंत सोरेन वर्तमान समय में जेएमएम का अध्यक्ष भी है। क्योंकि आप लोगों को इससे पहले पता होगा अभी हाल में ही, आई थिंक डेट मैं भूल रहा हूँ, शायद 3 तारीख, हाँ देखिए 3 अगस्त था, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है ये। 3 अगस्त 2025 को आप लोग सुने होंगे हेमंत सोरेन के पिताजी जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे शिबू सोरेन, श्री शिबू सोरेन, जिसे हम लोग जिसमें गुरु कहते हैं, इनका मौत हो गया था, यानी मृत्यु हो गया था, दिल्ली के कोई हॉस्पिटल में हो गया था। क्लियर है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो रामगढ़ के निमरा गाँव के रहने वाले हैं। क्लियर है। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन हो चुका है आप लोगों के लिए। चलिए, वही बातें करना चाहते हैं बीजेपी धनवार। तो राज धनवार से सांसद है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी है। चलिए, जेएमएम खूंटी, खूंटी से विधायक कौन है मैं खुद नहीं बता सकता हूँ अभी। और जमशेदपुर पूर्व से कौन है, तो फ्रेंड आप लोगों को पता होगा रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू बनी है। क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार के आधार पर एक निश्चित प्रकार से FARM का संबंध CXOJ से है, उसी प्रकार फ्रेज का COBP से है। तो आप लोग को बोला रिच का संबंध किससे होगा। तो इसे अगर आप लोग भी देखते हैं ना, तो देखिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा C है, ये X है, देन O है, J है। इसका लिख रहा है आप लोग का FR, क्या लिख रहा है FR, क्या लिख रहा है ये थोड़ा ध्यान में, FR सॉरी यहाँ पे मैं भी क्या कर दिया, देखिए थोड़ा सा ध्यान देखिए। सबसे पहले लिख रहा है फर्म, लिख रहा है FARM। तो फर्म का अगर आप लोग के सामने लिख रहा है CXOJ। तो F का क्या होता है, देखिए यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3 हो गया। क्लियर है। एक का 1 होता है, यहाँ पे देखिए सारे में देखिए 3 का डिक्रीसन हो रहा है। क्या 3 का हो रहा। तो फ्रेंड्स आप लोग का रिच का बोला R होता है आप लोग का 18 में, तो 18 में से 3 को घटाएंगे O आ गया। I होता 9 में से, 9 में से 3 को घटाएंगे तो F आ गया। देन C होता है आप लोग का कितना में होता है, ये 3 में होता है, तो 3 में से घटाएंगे तो आप लोग यहाँ पे Z आ जाएगा। H आप लोग का 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, यानी E। OFZD यानी ऑप्शन नंबर D को क्लिक कर देंगे। एक डीलर 63,000 रुपये प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर बेचता है। एक पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 30% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका हानि प्रतिशत कितना है। फ्रेंड्स अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो एक फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है ना, तो आप लोगों को यूज करना पड़ेगा। देखिए एक फार्मूला होता है, देखिए 100 कर दीजिएगा सबसे पहले। देखिए x + y कीजिए, यानी जो भी आप लोग का दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू शुरू में कितना लिख रहा है, 5% प्लस में था, देन 30% लॉस हो रहा है। ये दोनों को कर दीजिएगा, प्लस होता है 2xy 2, x का वैल्यू 5 ले देंगे, y का वैल्यू क्या लिखेंगे 30 ले देंगे। देन आप लोग को क्या करना, ओवरऑल का फार्मूला होता है 200 + x + y, 200 + x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू कितना 30 है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा ना, तो आप लोग के सामने आएगा -16, यानी कि फ्रेंड्स -16%, यानी कि 16% आप लोग का लॉस कर रहा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की तट रेखा नहीं है, किस राज्य के, देखिए सबसे पहले भारत का अगर मैप बनाते हैं तो देखिए ये जो आप लोग का तटीय स्थल है, जो कि मैं आप लोगों को भी ट्रिक से भी बताया था। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है जी फॉर आता है गुजरात, फिर यहाँ पे लिखते हैं M यानी महाराष्ट्र, फिर यहाँ पे G फॉर गोवा, GMG के यानी K फॉर कर्नाटका, फिर K फॉर केरल होता है। और यहाँ पे बोट याद करते हैं, B फॉर बंगाल, O फॉर उड़ीसा, A फॉर आंध्र प्रदेश और T फॉर तमिलनाडु, ये होते हैं। तो इसके अलावा कोई भी अगर स्टेट आप लोग को नहीं रहा तो वो आप लोग का तटीय प्रदेश नहीं होते हैं। चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या लिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आंध्र प्रदेश देख सकते हैं आप लोग को, आंध्र प्रदेश दिया हुआ तो हो गया, उड़ीसा भी आप लोग को दिया हुआ, राजस्थान, गुजरात, तो गुजरात भी दिया। तो यहाँ पे देखिए राजस्थान का जिक्र नहीं किया, तो राजस्थान भारतीय राज्य का तटरेखीय राज्य नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख, और फ्रेंड्स याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य जो है वह गुजरात में, जो कि अरब सागर के साथ लगती है। सबसे छोटा की बात करते हैं तो गोवा है। क्या ये गोवा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भिन्न का जोड़ है, इसको मैं बता नहीं पाऊंगा, इसको खुद से कीजिए तो -15/16 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 30, 15, 21 और 11 में से प्रत्येक में से x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। इसको सॉल्व करना है, तो इसको भी अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा ना तो राइट आंसर y = 18 आ जाएगा। इसको देख लीजिएगा, कुछ नहीं करना इसका, देखिए 30 + x कर दीजिएगा, देन आप लोग को यहाँ भी क्या करना है 15 + x कर दीजिएगा।
इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखे 21 प्लस एक्स कीजिएगा, देन आप लोग को यहाँ पे 11 प्लस एक्स कीजिएगा। क्लियर है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं ना तो एक्स का वैल्यू -3 आएगा। आप सारे में पुट कर दीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब है। यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड, डिवाइड का अर्थ प्लस है तो उस खाली स्थान पे भरना। देखिए यहाँ पे 32 कर देंगे, देन यहाँ पे भागा है तो भागा के जहाँ पे हम लोग को क्या करना है प्लस, तो प्लस कर देंगे 14। और फिर प्लस का स्थान पे माइनस बोला तो माइनस कर दें, देन माइनस का स्थान पे मल्टीप्लाई करेंगे 8, और फिर मल्टीप्लाई के यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों के सामने 14 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए फरदीन बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर दाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर ड्राइव करके पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। फ्रेंड्स आप लोग काफ़ी ईजी से बना सकते हैं, होपफुली बना भी लिए होंगे। देखिए क्या देखिए फरदीन बिंदु ए से चलना स्टार्ट करता है। तो देखिए मान लीजिए कि बिंदु ए है, देखिए यहाँ से फरदीन बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर चलता है। देखिए यहाँ से आप लोग का ये पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर हो गया। फिर वह बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ता यानी हम स्टेप से कर देंगे। यहाँ पे बाएं मुड़ता 7 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ता यानी स्टेप से जाएंगे और 6 किलोमीटर चले। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता यानी फिर हम लोग बाएं मुड़ा दें स्टेप से, बाएं मुड़ा दें 8 किलोमीटर चला। फिर वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर चलता है। 19 किलोमीटर ये देखो 7 6 13 यानी टोटल यहाँ तक चल देंगे ना, ये 19 किलोमीटर हो गया। क्लियर है। अब बोला अब बिंदु पी पर रुक जाता है, यानी सेम यहाँ पे रुक जाता है। अब लिखा बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितने दूरी तय करना पड़ेगा। यानी कि फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ से आप लोग को पहुँचाना होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल आप लोग को डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये 8 था, ये 7 था, 8 7 15, तो 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा। लेकिन ये किस साइड में, ऊपर में, यानी ऊपर यानी उत्तर की ओर जाना पड़ेगा। तो राइट आंसर होगा 15 किलोमीटर उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है तथा उसके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 135 है, तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होगा। देखिए आप लोग को बताना चाहता हूँ, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आप लोग केवल एक ही काम कीजिएगा। क्या है देखिए, सबसे पहले यदि दो संख्याओं का 5:3 है तो पहला को हम लोग मान लेंगे 5x, देन सेकेंड को मान लेंगे 3x मान लेंगे। तो देखिए दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5x इंटू 3x कर देंगे। अब दोनों का मल्टीप्लाई कितना लिखा है, 135 लिख रहा है। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग गुना करेंगे तो 15x² का वैल्यू अगर निकालेगा ना तो 135 आ रहा। तो यहाँ से 15 का पहाड़ा में 135 आता है 9 बार में। देन अगर x का वैल्यू निकालेगा तो 3 आ गया। क्या आ गया, 3 आ गया। अब क्या करना है, ये x का वैल्यू 3 आ गया। क्लियर है। तो हम लोग को सबसे पहले बोला 2 संख्या था, तो एक संख्या आप लोग का 3, तो 3 3 9 हो गया। ओ सॉरी 3 तो हो गया, तो हम लोग को देखना पड़ेगा संख्या। तो पहला संख्या 5 3 क्या हो गया, 15 हो गया। देन अगला संख्या 3 3 9 हो गया। अब ये दोनों संख्या आप लोगों के बीच आ गया 15 और 9 आ गया। तो यहाँ पे पूरा दोनों के सॉरी एलसीएम, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, देखिए सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम अगर निकालिएगा तो 15 और 9 का एलसीएम निकालेगा ना, तो आप लोग के सामने कितना आएगा। तो देखिए मैं लिख ही देता हूँ ना थोड़ा सा। देखिए ये दोनों का अगर एलसीएम निकालिए 15 और 9 का, तो आई थिंक आप लोग के सामने आएगा 45 आएगा। क्या आएगा, 45 आएगा। देन एलसीएम एचसीएफ निकाले तो केवल 3 आएगा। अब बोला दोनों के व्युत्क्रम का योग। तो फ्रेंड्स आप लोग को देखिए, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ ना, देखिए इसको हम एक फार्मूला से बताते हैं। 1/α मान लीजिए, 1+1/β मान लीजिए, यानी एक एलसीएम एक एचसीएफ। दोनों को सॉल्व किया तो अल्फा इंटू बीटा आ गया, प्लस क्या किया इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए दोनों का सम कितना आया था, तो सम आया था देखे होंगे 16 आया था। कितना आया था, 16 आया था। अब प्रोडक्ट कितना था, 45 था। तो 16/45, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। ये भी तरीका है जो कि इजी करवा देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। ये क्वेश्चन तो सारा कॉम्प्लिकेटेड ही मैं बोलूँगा, इजी वैसा कोई भी नहीं था। अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर कितने प्रतिशत अंतिम रूप दिया गया, जिससे दोनों देश के सौदे को पूरी करने में करीब पहुंच गया था। तो ये आप लोग को भी टफ ही मैं बोलूँगा, लेकिन इसका राइट आंसर होगा 90% होगा। क्या होगा, 90% होगा। याद रखें अप्रैल 2025 तक भारत ब्रिटेन मुक्त समझौते का लगभग 90% अंतिम रूप दिया गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि संख्या 5217 में से प्रत्येक सम संख्या में 2 जोड़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक सम संख्या में 2 जोड़ा जाए तो देखिए, और प्रत्येक विषम संख्या में भी 2 जोड़ा जाए तो बनने वाली नई संख्या, यानी दोनों में 2 जोड़ रहे हैं ना, तो बनने वाली नई संख्या में बाईं ओर से पहले अंक तथा दाईं ओर से पहले अंक का योग क्या होगा। कुछ नहीं करना, दोनों यानी बाएं और दाएं सॉरी सम और विषम सब में 2 जोड़ दिए। तो 5 2 7 2 2 4 1 2 3 7 2 9 6 2 8 हो गया, 4 2 6 3 2 5 ये हो गया। अब बोला बनने वाली नई संख्या में बाएं ओर से पहले अंक, तो बाएं ओर से पहले अंक 7 हो गया, और दाएं ओर से पहले अंक का योग यानी दाएं ओर से पहले यानी 5 है, ये दोनों को ऐड कर दें, यानी 7 + 5 कर देंगे। तो 7 5 + 5 क्या हो गया, 12 हो गया। तो राइट आंसर करेंगे तो 12, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए
तख्त ए बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है गोंडू फर्नेस को होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। गोंडू फर्नेस होगा, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। सारा क्वेश्चन का लेवल जो था ना काफ़ी टाइट था ये। चलिए ये भी क्वेश्चन देखिए, जो मैं बताया था पैटर्न सेम लिखना। देखिए भी का क्या होता है, तो भी का होता है 22, और ये बी का लिखिएगा तो 28 होता है, यानी कि +6 का रहा। देन अगला ई का होता है आप लोगों के सामने, ई का होता है 5 होता है, और एन का क्या होता है 14, तो 5 और 14 यानी कि 9 ऐड हो रहा है, 9 5 14 9 ऐड हो रहा। देन ई सी का होता है आप लोगों के सामने 3 होता है, और डब्ल्यू का कितना होता है, तो डब्ल्यू का भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि 23 होता है। यहाँ भी देखिएगा 20 का इंक्रीज करा, तो यानी कि यहाँ पे +20 का, यानी 6 9 20 का इंक्रीजमेंट कहाँ हो रहा, उसके अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर ए ही में आप लोग आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा। दो समपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 50 डिग्री अधिक है, तो छोटा कोण का माप क्या होगा? सेम क्वेश्चन अभी मैं बताया था। सबसे पहले देखिएगा आप लोग को एक कोण मान लीजिए छोटा कोण, तो छोटा कोण हम लोग थीटा मान लेंगे। तो क्या लिखा बड़ा कोण, तो बड़ा कोण के क्या मानते हैं हम लोग, हमेशा बताए थे 180 माइनस थीटा। अब बोला बड़ा कोण छोटे कोण से, तो बड़ा कोण क्या था आप लोग को बताया था 180 माइनस थीटा था, से अधिक है, तो अधिक है तो माइनस कर दें थीटा बराबर कितना डिग्री था, 50 डिग्री था। यहाँ से सॉल्व कर लिया तो थीटा का जो वैल्यू आएगा 65 डिग्री आएगा। क्या आएगा 65, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करिए। छोटा कोण आ गया। कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर पर सामान्यतः प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो इसके अकॉर्डिंग देखिए तो विंडोज 10 क्या होगा, विंडोज 10। लेकिन आई रिपीट याद रखिए विंडोज 10 एक डेस्कटॉप कंप्यूटर पर सामान्यतः प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। क्लियर है? तो चलिए ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। यदि ईश्वर नाव से धारा के विपरीत दिशा में, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिखा, धारा के विपरीत दिशा में 42 घंटे में 721 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और धारा की दिशा में इसी दूरी को तय करने में 15 घंटे लगाते हैं, तो धारा की चाल ज्ञात करना। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए विपरीत दिशा बोल रहे हैं, तो विपरीत में हमेशा क्या करते हैं, सम करते हैं, सॉरी माइनस करते हैं। तो x माइनस वाई, तो x चाल रहा क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी टोटल ओवरऑल देखिए तो 721 था, और समय कितना था 42 था। ओवरऑल इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो थोड़ा सा तोड़ देते हैं, तो 103 बटा क्या आ गया 6, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। देन धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में x प्लस वाई करते हैं। क्लियर है? तो इसके लिए भी करें तो देखिए सेम था आप लोग का दूरी, इसके लिए समय लिख दिया 15 घंटा। तो ये दोनों को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो फ्रेंड्स सॉल्व कीजिएगा ना तो धारा की चाल यानी y का वैल्यू निकालेगा तो 15.45 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों का औसत 60 है, बाकी का 62 है, तो कक्षा का औसत ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए सबसे पहले 30 विद्यार्थी ने 12 का, तो 12 का औसत कितना दिख रहा 60 दिख रहा, तो 12 को 60 से मल्टीप्लाई करें कितना आ गया 720 आ गया। देन टोटल 30 था, तो 30 में हम लोग कितना बच गया 18, और 18 का औसत कितना दिख रहा 62 दिख रहा, तो 18 को 62 से गुना कर दीजिए तो कितना आएगा, तो 18 को 62 8 दूनी 16, तो यहाँ पे आ जाए टोटल 1 1 6 आ जाएगा। क्लियर है? अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, क्या बोला कक्षा का औसत स्कोर कितना, दोनों को सम कर दीजिए, तो यहाँ पे 6 आ गया, 3 आ गया, 11 6 18 हो गया, नहीं 18 36 हो गया, बाई टोटल कितना था 30 था, 30 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आप लोग के सामने आएगा 61.2 आएगा, 61.2 ऑप्शन है क्या, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को किस वर्ष की दूरसंचार नीति के तहत उदारीकृत बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1994 होगा, 1994 का। याद रखिए भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को 1994 दूरसंचार नीति के तहत उदारीकृत बनाया गया था। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए एक टंकी को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी पूरी तरह से भरे टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए को खोला गया और 6 मिनट बाद पाइप बी को खोल दिया गया, तो कितने समय में शेष टैंक पूरी तरह से भर जाएगा? कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले पाइप ए है, तो पाइप ए किसी टंकी को कितना घंटा में भरा 18 घंटा में भरा। अब पाइप बी पूरे घंटे को 20 मिनट में खाली कर रहा, तो 20 मिनट में खाली कर रहा, तो खाली यानी माइनस करेंगे। शुरू में पाइप ए को खोला गया और 6 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोला गया। सबसे पहले टोटल इफिशिएंसी निकाले तो 180 आ रहा। अब देखिए इसका वैल्यू 10 है, इसका वैल्यू 9 है। क्लियर है? अब देखिए शुरू में क्या बोला आप लोगों को, देखिएगा शुरू में पाइप ए को खोला गया फ्रेंड्स, आप लोग देखिए, और 6 मिनट के बाद पाइप बी को खोला गया फ्रेंड्स। आप लोग देखिए जब शुरू में ए को खोला गया तो 6 मिनट तक तो ए काम किया ना, तो ए का एफिशिएंसी देखिए, ए का एफिशिएंसी कितना था 10 था। अब 10 को 6 मिनट तक रख दिए तो 10 तक 60 काम किया। देन बी को भी खोल दिया गया, तो यहाँ पे बी को जब खोल दिए ना, क्लियर है, तो अब दोनों मिल गया,
तो दोनों को भी अब यहाँ भी माइनस में था, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 10 कर देंगे, यहाँ पे -9 होगा, तो 10 में से 9 कर देंगे, खोल दिया। तो कितने समय लेता, तो मान ली दोनों मिलकर x समय लेता, टोटल ओवरऑल कितना था x था। अब सॉल्व कर लीजिए ना, तो 10 छक 60 हो गया, यहाँ पे 60 हो गया प्लस 10 में से 9 हो गया, x बचेगा बराबर 180 आ गया। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकाले 180 में से 60 कितना बचे 120 मिनट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो 120 मिनट आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, देखते हैं क्या लिख रहा है। एक निश्चित कुट भाषा में a प्लस बी का अर्थ होता है ए बी की माँ है, ए बी का भाई है। देखिएगा, इसको बना लीजिएगा खुद से, तो बना लीजिएगा कि बता दें। चलिए देखता हूँ मैं क्या करना है, वैसे बन जाएगा ये सब क्वेश्चन। देखिए m प्लस n, तो प्लस का अर्थ क्या लिखा है, ए बी की माता है। देखिए ए बी की माता ने m जो है वह n की माता है, m जो है ना तो माता n है ऊपर में कर दें, तो माता माइनस कर दें, किसकी माता है n का, तो चलिए मान लें n का ये माता हो गया। फिर आप लोग क्रॉस, तो क्रॉस का अर्थ ए बी की पत्नी, यानी n जो है ना वह o की पत्नी है, तो यानी ये आप लोग का माइनस है, तो ये ऑलरेडी आप लोग का क्या होगा प्लस, और ये दोनों भी संबंध किसका, पति पत्नी का। देन डिवाइड का अर्थ लिख रहा, तो लिखा ए बी का पिता है, यानी कि देखिए ओ जो है ना वह पी का पिता है, तो यानी ओ पी का पिताजी हो गया। माइनस का अर्थ लिख रहा है ए बी का भाई, यानी पी जो है वह क्यू का भाई है, यानी यहाँ पे क्यू का भाई है। अब लिख रहा है एम का क्यू से क्या संबंध है, यानी एम का क्यू से, आप लोग का ये एम है, देन क्यू आप लोग का ये है। सबसे पहले अगर आप लोग देखिए एम का क्यू से हो रहा, तो एम का क्यू से देखिए पिता के माता, तो पिता के माता तो हो नहीं सकता, माता की माता हो जाए। देखिए एम का क्यू से, तो देखिए ये तो माता है यानी लेडी से ये है ना, तो अब देखिए इसकी माता, यानी देखिए ये इसकी माता था ना, ये तो माता की माता यानी नानी जी हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर जाइएगा तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करना पड़ेगा। थोड़ा सा काफ़ी अच्छा ही क्वेश्चन है, बोलूँगा अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए कुछ करंट अफेयर है जो कि मैं खुद से लेके आऊँ, खुद से नहीं, मैं भी राजीव गुप्ता का क्लास करता हूँ। देखिए आप लोगों के बीच में लाया, देखिए आज का क्या, भारत के नए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 2021 में, सबसे पहले याद रखिएगा टोटल अभी भारत के जो यूनेस्को लिस्ट में धरोहर स्थल को शामिल किया टोटल 44 हो चुके हैं, जिसमें 44वां नंबर का 2025 में शामिल किया गया मराठा के सैन्य परिदृश्य, जो कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। देन 2024 में शामिल किया था जो कि 23वां नंबर का मोइदम के असम, और वही 2023 में शामिल किया था होयसला मंदिर जो कि कर्नाटक में है, और वही 2023 में भी एक और शामिल किया था, उसका नाम था शांति निकेतन। क्या था ये, शांति निकेतन, जो कि फ्रेंड कहाँ पे, कलकत्ता में है। शांति निकेतन 40वां था, होयसला आप लोग का 41वां है, और नहीं ना शांति निकेतन 41वां थे, 42वां होयसल है, मोइदम 43वां था, 44वां मराठा सैन्य है। और इससे पहले आप लोग को बताना चाहता हूँ 40वां थे धौलावीरा। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं क्या लिख रही है। तो देखिए वह 2027 में एससीओ के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा, यानी कि मैं 2027 में जो एससीओ का जो गठन होगा उसकी मेज़बानी कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। और इससे पहले 2026 में जो होने वाला है किर्गिस्तान बिश्केक करेंगे, और वही 2025 का जो हो रहा अभी वर्तमान समय वह रिपब्लिकन ऑफ चाइना, यानी कि फ्रेंड ये चीन वाला कर रहे हैं, कौन का, चीन। और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सब इंपॉर्टेंट है। अगस्त 2025 की शुरुआत में मोल्दोवा ने औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का 107वां सदस्य बन गया, यानी कि 107वां सदस्य कौन बना, मोल्दोवा बने हैं। इससे पहले आर्मेनिया जो थे 106वें सदस्य थे, यानी ISA जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर एलायंस, इसमें टोटल सदस्य की संख्या कितना हो गया, 107 हो गया। और इसका जो गठन हुआ था 2015 में, गुरुग्राम इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ICC के नया मुख्य कार्यकारी CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे चुना गया, तो इसका राइट आंसर होगा संजू गुप्ता, जो कि फ्रेंड कल ये परसों के सेट प्रैक्टिस में आप लोग को बताया था। इसके साथ साथ याद है कि BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं, BCCI के नए अध्यक्ष जो बने हैं वह मिथुन मनहास बने हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। 2025 में सितंबर 2025 में पवन कुमार शर्मा को उपचुनाव उपायुक्त बनाया गया, यानी कि उपचुनाव उपायुक्त किससे बनाया गया, पवन कुमार शर्मा को। इससे पहले भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बताना चाहता हूं, इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को, इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। वर्तमान समय मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, जो कि भारत के 26वें नंबर के हैं। और इसके भारत के चुनाव आयुक्त कौन कौन, सुखविंदर सिंह और संधू और विवेक जोशी है। और इसके साथ साथ एक कोई लेडीज है नीता बन्नू या कुछ नाम करके, मेरे माइंड में नीता कुछ करके नाम है, एक लेडीज भी है। अब भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार थे। इससे पहले कौन थे 25 में, राजीव कुमार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संभव का फुल फॉर्म होता है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत मिशन। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने कम्युनिकेशन को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए व्हाट्सएप और अन्य विदेशी ऐप्स का इस्तेमाल बंद कर दिया था और पूरी तरह से मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी संभव को अपनाया था। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए भारतीय सेना ने अपनी तकनीक और बातचीत को सुरक्षित रखने के लिए व्हाट्सएप की जगह किसको अपनाया था, तो संभव। ये एक इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, ये आ सकता है पेपर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व चैंपियनशिप डी गुकेश को हराने वाला है सबसे युवा ग्रैंड
मास्टर कौन बने? तो अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। और भी क्वेश्चन है क्या, G20 शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबानी कौन करेगा? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी अमेरिका करेंगे। और इसका सम्मेलन जो होगा फ्लोरिडा में होगा। इससे पहले 2008 में अमेरिका किए थे। क्लियर है? अब देखिए तीन लिस्ट देख लीजिए। सबसे पहले 2023 में हुआ था अपना प्यारा देश भारत में हुआ था। 24 में कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। 25 जो इस साल हो रहा वह दक्षिण अफ्रीका में हो रहा। देन 2026 में कहाँ होगा? तो अमेरिका में। क्लियर है? चलिए और भी ये देखते हैं 2-3 क्वेश्चन और देखिए। 44वां विरासत स्थल, तो भारत का मराठा सैन्य परिधि 2025 में इसको विश्व धरोहर यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और भी ये क्या देखिए, निसार, तो नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, तो निसार इसरो और नासा के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। उद्देश्य क्या है? यह उपग्रह पृथ्वी की सतह से हल्की फुल्की परिवर्तन, ग्लेशियर, प्राकृतिक आपदाओं के आदि का विस्तृत करते हैं। इस मिशन को कब लॉन्च किया गया था निसार को? तो देखिए 30 जुलाई 2025 को इस मिशन को लॉन्च किया गया था। इसका लॉन्च कहाँ से किया था? श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस केंद्र। क्लियर है? अब जिससे लॉन्च किया था उस मिसाइल का नाम क्या था? देखिए GSLV MK3 M2 था, MK2 था। इसे बोलते हैं GSLV F-16 भी बोलते हैं, GSLV F-16 भी बोलते हैं। देखिए निसार 2 अलग अलग रडार आवृत्तियों का उपयोग करता है। पहला L बैंड था और S बैंड। L4 याद रखिए नासा के लिए। L क्या था? L देखिए LMN, L के बाद क्या था? N आता ना, तो L जो था L बैंड जो था आप लोग को नासा के लिए था। देन S जो था ना ये इसरो के लिए था। कैसे याद करना? इसरो में लिखे तो SRA। क्लियर है? तो L बैंड था वो आप लोग को नासा के लिए था और S बैंड किसके लिए था? इसरो के लिए था। देखिए इसरो और नासा के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? GSLV MK2 या फिर GSLV F-16 से बोलेंगे। और कुछ क्वेश्चन है क्या देखिए, 8 अगस्त 2025 को जयपुर राजस्थान में आयोजित समारोह में मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 से ताज पहनाया गया। यानी कि मनिका विश्वकर्मा बनी है मिस यूनिवर्स 2025। इसको पहनाने वाले का नाम क्या? तो देखिए पिछले साल कौन में थे? रिया सिन्हा ने पहना है। क्लियर है? और मनिका विश्वकर्मा का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ था। राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ था। अमेरिका के राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रोन ने 9 सितंबर 2025 को सेबास्टियन लेकर्नो को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त करें। आप लोग को बताना चाहते हैं 1 साल में 4 प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं फ्रांस में। इससे पहले कौन थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी कौन है? सेबास्टियन लेकर्नो को। क्लियर? इसकी राजधानी क्या है? फ्रांस है, पेरिस है, और मुद्रा क्या है? यूरो हो गया। और भी क्या देखिए, लास्ट क्वेश्चन इसमें बच गया। देखिए कीबोर्ड का उपयोग, देखते हैं क्या लिखा। कीबोर्ड का उपयोग करके किसी डायलॉग बॉक्स या मेनू में ऑप्शन के माध्यम से नेगेटिव करते समय टाइप कुंजी का प्राथमिक कार्य क्या है? तो फ्रेंड्स इसके लिए राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर डी होगा। फोकस को अगले उपलब्ध ऑप्शन या कंट्रोल पर मूव करना। श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित 6ठे वार्षिक बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत की कुल बेरोजगारी दर कितना है? तो ये तो आप भी बेरोजगार है, मैं भी बेरोजगार। इसका रेट है 5.4% है। क्या ये 5.4% है? यदि x और 338 के मध्यानुपाती 260 है तो x का मान ज्ञात करें। देखिए मध्यानुपाती का फॉर्मूला था x इंटू जो आप लोग का लिखा 338 लिख रहा है। क्लियर है? बराबर क्या करेंगे? 260 लिख देंगे। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो यानी कि इसको हम लोग हटाते हैं, यानी कि अंडर रूट को हटाते हैं तो 338 है। अब इसको हटाने पे इसका स्क्वायर कर दें, यानी 260 को डबल टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। देन फ्रेंड्स अगर x का वैल्यू निकालेगा तो 200 आएगा। क्या आएगा? 200। तो ऑप्शन है क्या? बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। एक अवधि में ज्ञात करें जिसमें 1200 रुपये की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2280 रुपये हो जाती है। ये तो काफ़ी ईजी है। जब भी इस टाइप से बोलते हैं सबसे पहले देखिए दोनों का डिफरेंस कीजिएगा। तो अब हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेगा ना तो अमाउंट में से हम लोग क्या करें? प्रिंसिपल को माइनस कीजिएगा। तो 2280 में से हम लोग 1200 को माइनस करेंगे तो ऑलरेडी आप लोग के सामने 1080 बच जाएगा। ये आप लोग का सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ब्याज आ गया। और हम लोग यहाँ पे 100 कर देंगे। बाई क्या करेंगे? तो टोटल यहाँ पे प्रिंसिपल कितना था? 1200 गुना रेट कितना था? 4। तो टोटल सॉल्व तो 22.5% आएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। बस कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या लिख रही है। साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? अल्टीमेटली फ्रेंड्स साबरमती जो निकलती है वह राजस्थान के अरावली पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है आप लोग का, सड़क प्रकाश व्यवस्था और जल निकासी जैसे सीमित नगरपालिका कार्यों वाले छोटे शहरों का प्रबंधन कौन सी शहरी स्थानीय स्वशासन निकाय करता है? तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाउन एरिया समिति। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 नींबू खरीदे। 75% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचेंगे? कुछ नहीं करना। देखिए 1/7 कर दीजिएगा गुना 75% लाभ करना ना तो 175/100 कर दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए ना तो 7 का पाला में 175 आता है। 7 दूनी 14 हो गया। देखते हैं
7 दूनी 14, 7 यानी 1/4 आ गया। यानी कि फ्रेंड 1 रुपये में 4 नींबू बेचेगा। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 4 को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? याद रखिएगा, इसके बारे में पूरा डिस्कस कर देते हैं। भारतीय संविधान के 97वां संविधान संशोधन, जो कि फ्रेंड भारतीय संविधान के 20वां भाग में जिसका जिक्र किया गया, तो इसके द्वारा भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 43B को जोड़ा गया। 43B को जोड़ा गया। क्लियर है? याद रखिएगा, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम को हम लोग बोलते हैं, जो कि 2011 में, याद रखें 2011 में सहकारी समिति से संबंधित है। एक क्वेश्चन आता है किससे संबंधित है, तो ये सहकारी समितियों से संबंधित होता है। क्लियर है? इस संशोधन से संविधान में अनुच्छेद 43B को जोड़ा गया, जो कि जो राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन कामकाज को निर्देश देता है। क्लियर है? चलिए और क्या, इससे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भारतीय संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है DPSP, तो DPSP जो होता है डायरेक्ट टू प्रिंसिपल, DPSP देखिए, DPSP डायरेक्ट टू प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी होता है। क्लियर है? ये आयरलैंड के देश से लिया, जो कि आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में होता है। तो ये रहा आप लोग के बीच में 100 क्वेश्चन सीरीज, साथ में करंट अफेयर भी बताऊँ, देख लीजिए, कहीं कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए, कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भी मैं आप लोग के सामने एक और वीडियो आएगा, जो कि प्लेटफॉर्म बुक का NTPC CBT 2 के लिए 120 क्वेश्चन सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूँगा। क्लियर है? तो चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच। होप फॉर द बेस्ट। बाय सागर कुमार। Thank you so much.